Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. And today I really welcome all of you to this wonderful webinar which we are having today. And I'm super excited because of the guest we have today with us. He is a PhD scholar in Iqbaliyat and Management Sciences, the author of Angels and Poetry of Iqbal and Managers as Little Prince. He was given the honor of introducing his book, Managers as Little Prince, at the House of Lords, United Kingdom. His books are being translated in many other languages as well, and he's a corporate trainer, a spellbinder, appeared in many TV shows, host for Nukta, and a lecturer at Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, and whatnot. And I am sure that his thoughts will definitely catapult you to touch the sky. We have with us Khurram Ilahi. Sir. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात कि मेरे उस्ताद मुर्शिद अहमद जावेद साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारे तारुफ में तुम शामिल नहीं होने चाहिए। अब आप देखें कि जिस कायनात की जितनी बड़ी शख्सियात हैं वो खुद इतनी मुकम्मल होती हैं कि किताब का जिक्र नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम बड़े नामुकम्मल होते हैं। तो कभी हम साबके लगाते हैं, कभी लाहिके लगाते हैं, मीन हम सरनेम्स यूज करते हैं, किताबें लेते हैं कि हमारी शख्सियत मुकम्मल हो। तो मैं आज एक ऐसी मीन कोशिश करूंगा, नामों में रदल बदल की माफी, लेकिन वाकया बिल्कुल दुरुस्त है कि पिशकिन को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो वो ही वेंट टू हिज फ्रेंड कि यार मैंने कोर्स पढ़ाना है, पैसे नहीं है। तो उसने कहा आपको मैं कोर्स ले देता हूँ। उन्होंने उनको कोर्स लिया, उनका यूनिवर्सिटी में कोर्स हुआ, वो लेक्चर देने गए और लेक्चर देके फिर दोबारा लेक्चर नहीं दिया। तो जब लेक्चर देके उन्होंने दोबारा लेक्चर नहीं दिया, 3 दिन 4 दिन 6 दिन 9 दिन 10 दिन, तो उसके फौरन बाद उनके दोस्त ने कहा यार यू नॉट गोइंग देयर and you know they're asking about you तुमने दूसरा लेक्चर देने नहीं जाना। तो उसने कहा वो मैंने तो पहले लेक्चर में सब पढ़ा दिया है। क्या and this is the reality of life। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते थे कायनात एक नुक्ता है, जो एक था या निगाह तूने हजार करके हमें दिखाया। अभी आप फिलिप की किताब उठा लें जो आई है, ओपनिंग द न्यू वेज फॉर न्यू साइंसेस, गैलीलियोस एरर। आप जरा पढ़कर तो देखें कि हम जितना हासिल करते हैं उतने बेमानी होते जा रहे हैं। मैं और मैम आयशा अपने मग को जितना मर्जी कंप्लीट जान लें, फायदा ही नहीं जब तक मैं अपने आप को ना जानूं। मैं सूरज पे क्या राय रखता हूं, इसका टेम्परेचर क्या है, आई एम मीनिंगलेस इफ आई डोंट नो द अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी बिफोर डाइंग। दिस इज द पॉइंट जहां से इंसान ने इल्म का सफर शुरू किया था। यूनिवर्सिटी लफ्ज यूनिवर्स से निकला था, एक ऐसा मकाम जहां पे बैठकर हम कायनात की बातें करेंगे और एक मुकम्मल इल्म पैदा करेंगे। मैम नादिया और मैम आयशा, मेरी कल भी बात हो रही थी कि लफ्ज सेल्फ जहां से इल्म किक ऑफ होता है हमारे करिकुलम में ही नहीं है। एग्जैक्टली। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। और आप जिस फिजिसिस्ट को भी मुकम्मल देखते हैं, आप देखते हैं कि वो अपनी जात, अपने सेल्फ का भी हाईएस्ट आदमी के तौर पे मौजूद था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शायरी के ऊपर। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि कायनात में 3 ही सवाल हैं। पहला कि कायनात क्या है, दूसरा मैं कौन हूं, तीसरा मेरा और कायनात का बाहमी रिश्ता कैसा है। इन सवालों को 4 मज़ामीन हल करते हैं। सबसे पहला फलसफा, देन मेटाफिजिक्स एंड देन पोएट्री। एंड दिस वाज द किक ऑफ ऑफ माय लाइफ, दैट हाउ पोएट्री, हमारे लिए तो ये था कि एक शेर जोड़ देना, किसी को मोहब्बत के इजहार में सुना देना। एंड देन इकबाल इंट्रोड्यूस मी दैट पोएट्री is a mode of inquiry of mankind। ये इंसानों का कायनात को परखने का तरीका है। तो जब मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में खड़ा हुआ तकरीर करने के लिए, और आगे बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ लोग और हजरात पढ़े लिखे लोग थे, आज भी हैं, तो उनको मैंने खड़े होकर कहा कि मैं आपको बेदल, मिर्जा अब्दुल कादिर बेदल के एक शेर से सुनाना चाहूंगा कि आलमे बेताब तहकीकस्त तो इस्तदाद नीस्त, साइंस कैन कैच द फिश बट इट मिसेस द वाटर। We're about to talk about the water today. So today we all are about to talk about the water today। हमें ये जोम दिया गया है कि शायरी इल्म ही नहीं है, हालांकि शायरी ने फलसफे की बुनियाद रखी। आप नेचर लिक्रेशियस, वो जो भी उनका नाम है यूनान में, आप पढ़ें, वो पहली नज्म थी जिससे साइंस फूटी है, और आज हमें मालूम ही नहीं। सुकरात बानिए इल्म शहीद इल्म कहता है, होमर नज़में ना लिखता, वो खुद अंधा था, हम भी अंधे रह जाते। होमर वाज ब्लाइंड, उसने इलियड और ओडिसी लिखी और इंसान को मुकम्मल करने की कोशिश की। आप अब आज मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं इंसान होने के नाते, कि आप देखें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक बहुत अहम कॉल है स्ट्रे रिफ्लेक्शन में कि फिलोसफी, जहां से मेरी किताब मैनेजर्स लिटिल प्रिंस शुरू होती है,
फलसफे बूढ़े हो जाते हैं और शायरी जवान रहती है। आप जरा इस बात का वजन करें कि मेरी जिंदगी को तो मानी चाहिए। आप विक्टर फ्रैंकल को जिसको रो रहे हैं, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, या जब कभी आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है इसको इसका मान ही दीजिए इफ यू वांट हिम टू सर्वाइव। तो लामा कहते हैं फलसफा और साइंस तो बूढ़ी हो जाती है और ये शायरी हमेशा जवान रहती है। आप जरा शायरी की ताकत देखिए, न्यूटन की सारी थ्योरियां तकरीबन गलत साबित हो चुकी हैं, मगर न्यूटन के जमाने का कीट्स आज भी ना पढ़े तो दिल को करार नहीं आता। और ये वही कीट्स है जिसने न्यूटन को कहा कि तूने रेनबो के प्रिज्म से निकाल कर क्या किया है, तूने तो इंसानियत का सबसे बड़ा ख्वाब ही मार दिया। ओ भाई, वी आर प्रायर टू साइंस एंड वी आर नॉट डिस्कस्ड। हम अपने कोर्स वर्क्स में, अपनी पीएचडीज में, यूनिवर्सिटीज में इंसान का तो तज़किरा ही नहीं है। मैं क्लास में आता हूं, आगे कुछ इल्म के डॉट्स लगाए जाते हैं, वो मैं जितनी अच्छी आंखों में देख के कागज पे लिख लूं, कह दिया जाता है ये इल्म है। जितना मैं अपने आप को अच्छा जानूंगा उतनी बड़ी राय मैं दरख्त पे देता हूं। जितना मेरा जात का लेंस बड़ा होता है उतनी बड़ी मैं राय देता हूं। तो जब किसी भी इंसान की तरह मैंने सोचा कि मैं अपना बड़ा कैंडिड बात करना चाहूंगा, मैं मरने से पहले मान ही लेना चाहता हूँ, मैं एब्सोल्यूट रियलिटी को जानना चाहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं जिस हुकूमत के बड़े ओहदों पे काम कर रहा हूँ, तो वहां पे मैंने कल भी जब पीआई क्रैश के बाद एक दिन बात हो रही थी कुछ दोस्तों से, काफी सीनियर हजरात हैं, तो मैंने उन्हें कहा साइंस का मसला ये है कि इसको अपनी थ्योरी से इंटरेस्ट है, इस बात से इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे पास तो 40 साल है, 20 साल तो पहले निकाल दें, 40 साल तकरीबन बचते हैं जिसमें मुझे ये कायनात जाननी है। साइंस तो इवॉल्व कर जाएगी। ये कौन से अलूम है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के टन्योर में मुकम्मल इंसान बना के हकीकत हाथ में पकड़ा के कहते हैं कि भाई वो मौत को समझे है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी ये है शाम जिंदगी, सुबह दुआ में जिंदगी। तो साइंस ने न्यूटन की थ्योरी पे जिन लोगों को गुमराह किया उन दिनों में और सेंट्स वगैरह से दूर किया, वो सारी थ्योरियां तो गलत हो गई। कौन सी थ्योरी खड़ी रही? पटोलमी की थ्योरी, वो भी दुरुस्त थी। कोपरनिकस की पता चली, वो भी दुरुस्त है। अगली आई, वो सब पे जवाब दुरुस्त आते थे, पिछली रद्द होती जाती थी। लोगों के रवैये बचा के रखे तो वो शायरी थे, मिथ था, लिटरेचर था जिसने इंसान को आपस में बांधे रखा। आप अभी जाइए, ये जो होमो सेपियन किताब आप पूरी उठाइए, उसने कहा हमें एक ही रिश्ता है और वो है फिक्टिव किनशिप। हमें अफसानवी भाईचारा है। मैं कौन जानू नादिया कलीम कौन है, आयशा आदिल कौन है, नदाब अहमद कौन है, बाकी हजरात कौन है। हमने एक अफसाना बना रखा है। कायनात अपने मुकम्मल ख्याल में, सोशल डिस्कोर्स अपने मुकम्मल ख्याल में अफसाना है, लिटरेचर है। आप ये देखिए कि हमें, मैं एक अलहदा इंसान हूं मगर मैं यकीन रखता हूं कि आप सबके और मेरे दरमियान एक किनशिप है जिसकी बुनियाद खुद अफसानवी है, और उसी अजम्पशन से हम चलते हैं। तो मैं मौजू की तरफ आऊंगा, और मौजू का इंतखाब मैं हमेशा स्टीफन हॉकिंग की किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से करता होता हूँ। जब स्टीफन हॉकिंग लेक्चर दे रहा था, बर्टन रसल लेक्चर दे रहे थे, तो एक औरत ने हाथ खड़ा करके कहा कि बर्टन, तुम्हें तो साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि साइंस की जो तुम कायनात के बारे में बता रहे हो, ये कायनात तो नहीं हो सकती। तो उसने कहा कायनात और जमीन कैसी है? तो औरत ने कहा जमीन ऐसी है कि इसको जो है एक टर्टल की पुश्त पे रखा हुआ है, तुम तो कह रहे हो इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो रसल ने कहा ओके, यू नो नथिंग about science, dear ma'am, what the turtle is standing on. तो वहां पे रसल ने कहा, औरत ने कहा, रसल you actually don't know anything about science, it's turtle all the way down. अब आप नोट कीजिए कि अगर पहला इंसान ये मिथ ना बनाता कि कायनात 12 सिंगे के सर पे जलजला आता है जब दूसरे को देता है, तो हम तो होमो सेपियन की तरह खड़े ही ना होते, होमो इरेक्टस बनते ही ना, हम तो जमीन पे ही हाथ और पांव रखते। उन मिथ्स ने हमें ताकत दी कि खड़े हो जाओ, ये कहीं नहीं जाएगी। एक ताकतवर 12 सिंगे ने इसको उठाया हुआ है। आज भी वो मिथ इस साइंस की बात से ज्यादा करामत है। हमारी जिंदगी का निचोड़ है ना, हमने अल्टीमेटली तो लाइफ इज इन क्वेश्चन, साइंस इज नॉट इन क्वेश्चन। इस जिंदगी का पर्पस लाइफ की एक्सटेंशन है, लाइफ की मैनिफेस्टेशन है। साइंस के अरूज जवाल नहीं, वो हमारी यूटिलिटी पैदा करने के लिए एक कई उलूम में से एक उलूम है। जाहिद खान साहब ने हाथ खड़े किए, जाहिद भाई हम तमाम सवालात आखिर में देंगे। तो वहां पे ये बात सामने आई। फिर आपको दोबारा मैं सॉरी, मैं दोबारा ये दावत आप सबको दूंगा कि आप सब एक दफा जाके पढ़िए कि उसने कहा ये कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी युवाल नोआ हरारी ने कहा कि जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सबसे बड़ी मिथ हैं। उसने उसका फिर थीसिस दिया है
कि अगर होंडा की सारी गाड़ियां जला भी दी जाए तब भी होंडा मौजूद रहती है, होंडा वहां पे बैंकक्रप्ट हो जाए तो सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी बेमकसद हो जाती है। उसने कहा इससे बड़ा मिथ क्या होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये युवाल नोआ हरारी कह रहे हैं। मगर पहले आते हैं कि शायरी क्या है, हम थोड़ा सा उसको क्लियर कर लें। शायरी यकीनन दोस्तों ये बहुत आम बात है, हमें तय हो जाए, शायरी रदीफ काफिया मिलाने को नहीं कहते। शायरी एक ऐसी लाइन को कहते हैं, शायरी एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसको लिखने के बाद शोएब अफजल अपना पहले वाला शोएब को दफनाए, वो एक लाइन शायरी कहलाती है। जैसे मेरे घर के दाखिले पे कई लिखी हुई हैं, सारी फारसी की हैं कि मोहब्बत गुलशन जारा बहारस्त, लव इज द ओनली सीजन ऑफ स्प्रिंग इन द गार्डन ऑफ लाइफ। कसम से आंसू आ जाते हैं। मैंने कोरोना काटा है अभी रिसेंटली, सिर्फ शायरी खुरम के साथ थी। साइंस तो रोज डरा रही थी। ये मैं रोता हूं कि हम ह्यूमन फर्स्ट हैं, ये कायनात ह्यूमन सेंट्रिक थी है। लाइए अभी उसकी किताब, फिजिक्स ने जो अपना थीसिस दिया था दे लिया। ये कायनात ह्यूमन सेंट्रिक रहेगी क्योंकि मैं एक्टिव कॉन्शियस मैटर हूं जो इन सब बेजुबान मरे हुए मैटर को ऑब्जर्व करता है और मान ही देता है। वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं ना कि इश्क मिजराब से नगमा तारे हयात। और भाई ये इश्क मिजराब से नगमा तारे हयात कि मेरी जो कायनात है ये सिर्फ मेरे इश्क की वजह से जिंदा होती है, वरना ये क्या है, घास फूस और पत्थर है और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब हम शायरी की तरफ आते हैं तो एक किरकेगार्ड डैनिश फिलोसोफर हैं, उनके बारे में मैं हमेशा बताता होता हूँ कि किरकेगार्ड ने अपनी किताब ईद स्लैश और जब शुरू की तो उन्होंने ये बात बहुत जिम्मेदारी से कही। उन्होंने ये बात पूरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा एक बादशाह था फिल एरियस, वो जब लोगों से इख्तलाफ करता था तो उनको एक लोहे के बुल में डाल देता था और नीचे आग लगा देता था। तो लोग रोते थे तो चीखों की आवाज आती थी, तो उससे लोग तंग होते थे। तो उसने क्या किया कि उसके वजीर ने कहा कि इसकी बुल की यहाँ पे हम नाक पे सीटी लगा देते हैं ताकि जब लोग जलें गर्म हो तो बाहर मीठी आवाज है। तो वहां से हमें ये इस बात का एहसास हुआ कि जब वो लोग डाले और आग लगाई तो लोग रोए चीखे और अब बाहर आवाज जो आई वो मौसीकी की थी। वहां पे किरकेगार्ड ने कहा कि वो जो अंदर लोग हैं वो पोइट हैं और जो बाहर आवाज आ रही है वो पोइट्री है। जहाँ पे जॉन एलिया कहते हैं कि पूछा अगली नज्म नहीं लिखी, उन्होंने कहा अभी जॉन की इतनी हालत अच्छी नहीं लग रही, फिर मरना पड़ेगा मुझे एक और नज्म लिखने के लिए। तो इंसान के बारे में वो इल्म जो सबसे ज्यादा सीरियस था उसको हम शायरी कहते हैं। इट इज अ मूड ऑफ इंक्वायरी, ये कायनात को जानने का एक मुकम्मल तरीका है जिसमें हम वजदान इंट्यूशन को अकल के ऊपर सुपरवाइजरी रोल में लाते हैं। और एक स्टेटमेंट में साइंस ने अरूज पे जाके थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं दी, तो शोरा तो कब से भाई लगे हुए हैं क्या हो खरीद लो, वरना तो अभी मैं बाहर जाऊं एक्सीडेंट हो जाए, मेरा तो मान ही नहीं निकला। I died without this is my only chance of experiencing the universe, and what you're telling me is to learn evolution and evolution and evolution. But I agreed, this is how the science, I'm a scientific guy, but I need to know my meaning. I need to know one absolute truth so my body can be useful. नहीं तो मैं तो waiting for Godot हूं, मैं तो गोडो के इंतजार में वो खड़ा हुआ एक आदमी हूं जिसमें उसने आखिरकार पूछा कि भाई चले आपको बताते हैं कि शायरी का जोर, कि उसमें उसने पूछा मैम आयशा, जो एस्ट्रोगॉन है और दूसरा जो कैरेक्टर है उसने पूछा यू देयर, तो आगे से दूसरे कैरेक्टर ने कहा एम आई देयर, डू आई एग्जिस्ट, एम आई अलाइव? These are, no one's asking these questions. Science is catching fish, it is missing the water. It's not serious about our depression, our parents aging in front of us. What a terrible life it is. And this all is written by the poets, the thinkers who were serious about us, the experience of man, which is fundamentally. तो मैंने अपनी किताब के शुरू में, क्योंकि मुझे आज आगे बहुत क्लिनिकल मैनेजमेंट साइंस के लिए गुफ्तगू करनी है और फिर मैंने कुछ अपने रिसर्च पेपर्स शेयर भी किए हैं जो अच्छे जर्नल्स में छपे हुए हैं। मैम आशा चाय ठंडी हो चुकी है मेरी। और
फिक्शन एंड फिजिक्स के ऊपर आपको मैं बताता चलूं कि टाइम मशीन का लफ्ज भी पहली दफा तकरीबन एच.जी. वेल्स ने कहा था, वो अफसाना निगार थे, और एलिस इन वंडरलैंड हर फिजिसिस्ट के सीने पे बसती है, क्योंकि वहां पे ये बहस जो आज हम 2020 में कर रहे हैं 1930-40 में हो चुकी है। मैं किसी ऐसे फलसफी और किसी साइंसदान को नहीं जानता जिसको पहले अफसाने ना उसने मुकम्मल किए, बड़े अफसाने जिनको हम कहते हैं, ताकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिफाइंस यूनिवर्स आगे कैसी होगी। प्लेग जिसमें अल्बर्ट कमू का जो जिसमें से हम आज गुजर रहे हैं, वो अब जाके गार्डियन ने आर्टिकल लिखा, कमू ने तो सब देख लिया था। डिक्टेटरशिप क्या, अब जेका हमारा एक बड़ा वो बरखुदार भाई मजाक में जिसलिए भी भुट्टो का लिख रहा है, जॉर्ज ओवल ने 1984 में जमहूरियत के हक में जो किताब लिखी, मैंने उससे बड़ी किताब नहीं लिखी। आज आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ओरवल ने तो 19 उस बुक का नाम भी 1984 है, उसमें उसने देख लिया था। आज आप पे पाबंदी लिखती, ये लफ्ज ना बोलो, जियो भुट्टो ना बोलो, फलाना ना बोलो, तो ओरवल के सिटी में भी ये होता था। ओवल क्या करता था? ओरवल कहता है उस सिटी में जब कोई पैदा होता था तो कहते थे नो डेथ, नो डेथ। तो उसने कहा व्हाई डोंट यू से द वर्ड लाइफ? उसने कहा डोंट लेट देम से दैट वर्ड, इट विल गिव देम होप। इवन वर्ड्स गिव अस होप। And if I go back and अगर हमारे कुछ दोस्त मजहबी हों, तो जब फरिश्तों ने हमारे खिलाफ थीसिस दिया था कि इनको पैदा मत करो इंसानों को, तो ये तो नहीं कहा गया था कि हम साइंसी करिश्मे जाके करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा था वअल्लमल आदम अल अस्मा कुल्लहा, I've given them language. And if you like reading Bible, go to the first verse in the Genesis. There, in the beginning there was a word, and the word was with the God, and the word was God. Our reality is words and how we use them. Can you create a single scientific discourse without the mingling of the words? And कभी लिटरेचर के टीचर्स को सीरियस लेके पूछें कि लफ्ज अम्मी फ्रांस के बंदे को मान ही नहीं देता, मेरे तो आंसू नहीं रुकते। इट्स अ साउंड, सौत। अब्बू जान आप मुझे छोड़ के कभी ना जाना, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। ये तो कुछ साउंड्स हैं, इसमें मानी कब डाला है? आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी क्रिएशन क्या? युवाल नोआ हरारी क्या कहता है 21st लेसन ऑफ 21st सेंचुरी में? वी नीड अ न्यू स्टोरी। द डिजिटल मैन नीड्स अ न्यू स्टोरी। इसकी तन्हाई छिन गई है, इसका मकसद छिन गया है। इसके पास गाड़ी मौजूद है, डेस्टिनेशन मौजूद नहीं है। इसके पास फोन मौजूद नहीं है, करना किसको है वो मौजूद नहीं है। इसको नई कहानी दो, इसका नया मिथ लिखो, इसकी नई शायरी लिखो। हमारे दोस्तों में बाप का कम उम्र है मुझसे, मैंने जब गालिब का शेर ये पढ़ा, और ये किताब मैं साइंटिफिक लोगों में पढ़ता हूँ। बाय द वे आपको ये भी आखिर में कुछ सरप्राइज दूंगा कि पाकिस्तान के की बड़े साइंटिस्ट पोइट्स हैं, आईएसटी को जो लीड कर रहे हैं, और वन ऑफ द मोस्ट जिन्होंने सर्न में पाकिस्तान को जोड़ा, डॉक्टर हफीज हुरानी, और मैं प्राउडली नाम ले रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स को लीड करते हैं। सबसे पहला लेक्चर इस किताब का नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स में होस्ट हुआ था। Why we should read poetry to be a better physicist. We should read poetry to know the alternates of the universe. Imagine करें न्यूटन जो घुटन वाली फिजिक्स दे गया था, और हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाने की कोशिश ख्वाबों से की। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक कल की ऐसी लाइन जिसकी कोई एम्पिरिकल वैल्यू आज नहीं। शायरी होता है, इमेजिनेशन होती है। आइंस्टाइन कहता है नॉलेज विल टेक यू, बट इट्स ओनली इमेजिनेशन व्हिच विल टेक यू टू द न्यू हाइट्स। और वो इमेजिनेशन सिर्फ शायरी पैदा करती है। दुनिया में दो चीजें इंसानी जहन को बड़ा करती हैं, एक आसमान को देखना और एक शायरी पढ़ना। आपके जहन को खोल देते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे वर्स दिखाऊंगा कि उनके अंदर पूरी पूरी कायनात का भार मौजूद है। लफ्ज कायनात इटसेल्फ नोन कायनात से ज्यादा भारी है। लफ्ज इश्क हर उस इश्क से ज्यादा भारी है जो हमने किया है। लफ्ज जॉन कहते थे लफ्ज नफरत को दीवार पे लिखो, दीवार से नफरत हो जाती है। लफ्ज इश्क को दीवार पे लिखो, दीवार से इश्क हो जाता है। लफ्ज माँ को घर के दरवाजे पे लिखो, घर में जाने को दिल करता है। बाप की जूतियां सिर्फ ऐसे घरों पे टांग दो ना तो कॉन्फिडेंस आता। We were mythological creatures, brother. We were spiritual creatures having a bodily experience, but this materialism, और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर असद जमान, one of the key MIT scholars, और फिर IBM में बहुत ज्यादा लेक्चर्स देते हैं, वो रोते गए कि हमारी सारी रियलिटी आउटवर्ड कर दी, अंदर झांकने का अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी का मौका ही नहीं दिया। कि मैं वो माए okay ma'am, I know this mug,
I know what this is made of, इसका वजन, इसके डायनामिक्स, कलर। बुअली ये कहता है आया किधर से हूँ, रूमी ये सोचता है जाऊं किधर को, मैं कौन हूँ। जब बुल्ले शाह साहब अपने मुर्शिद शाह इनायत के दरवाजे पे गए तो बाहर जाके दस्तक दी, तो उन्होंने पूछा कौन है, यही पूछने आया हूँ, यही पूछने आया। कुरान क्या है? कुरान का मकसद आपसे आपकी मुलाकात। तमाम साइंसी और कायनात की तरफ रुख करने के बाद सबसे पहले वो कहता है वफिल अर्ज़ि यातुल लिल मोकिनीन, तमाम कायनात में निशान, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर झांको। और अपने अंदर झांकने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो शायरी है, जिसमें आप तन्हा बैठ के भी मैटर पे, यूनिवर्स पे इतनी बड़ी बात कह जाते हैं जो देखने वाला नहीं देख पाता। और फिर आपको एहसास होता है कि याला आंख दी अब बसारत भी साथ दे दे, कान दिया है तो साथ समात भी अब दे दे, ताकि मैं सुनना भी सीख लूं कि ये कोई ये टक टुक और ये आवाजें तो के लिए थोड़ी है। तो एक शेर आपके सामने रखता हूँ जो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने क्वांटम फिजिक्स से पहले कहा था कि हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, ये लिखा हुआ है शेर, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख्याल है। बड़ी लोगों ने कहा इसे कुछ नहीं पता साइंस का। क्वांटम फिजिसिस्ट आए और उन्होंने कहा the more you look at this universe, the more it appears like an idea. Matter is nothing, it's 99.9%, all atoms are empty, and we don't know why this table is existing in front of me. We don't know at all. We don't know. But Ghalib knew. हस्ती के मत फरेब में आ जा। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वो सब बातें एक ही दावत देती हैं कि जब तक खुरम इलाही मौजूद नहीं है, कायनात मौजूद नहीं है भाई। ऑब्जर्व। और रियलिज्म से हमारी बहस क्या है? भाई मैंने ही देख के नाम रखे हैं ना इनके, मैं ना होता। आई एम द ओनली कॉन्शियस मैटर। वलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं ना, मेरे खाक व खून से तूने जहां किया है पैदा। कायनात तो तब पैदा होती है जब मैं इसको देखता हूँ, मैं इसका भार उठाता हूँ। मैं अक्सर लोगों को तशरीह करता होता हूँ जो लामा का शेर है ना, ये कायनात है भी ना तमाम शायद क्या रही है सदाए दमदम कुन फयकुन, कि कायनात अभी, this universe is incomplete and I'm still hearing the sounds of kun, kun. Imagine this explanation is much wider than when someone tells me the universe is expanding. And do you know who is that kun? It's me. जाऊं आफरी खूब तरसा, कायनात बनाई आपने, अलामा कहते हैं, मुकम्मल मैं करूंगा, I will complete it. तो फिर ये एक बात है, ये सिर्फ एक बात है जो मैंने किया फिजिक्स पे, मतलब कि मुझे इस तरह ना बुरा लगता है इसका बताना। मैं मिचियो काकू को ले आए, अभी आप उसी किताब को, हॉकिंग को खोलें, हर मैंने बल्कि कोशिश करके बना दूंगा, हॉकिंग की कोई किताब खोलें, वो रेफरेंसेस में है ही सिर्फ मिथोलॉजीज, कुछ भी और नहीं है। और वो ताकत लेते हैं, वो जानते हैं कि सच की। मेरा बेटा मुझे कहता होता, मैं से पूछता हूँ शाह हुसैन व्हाट इज मिथ, वो कहते हैं a line which is not true but it makes me happy, that's a myth, and nothing is important than my smile in this universe. Anyway, fiction and psychoanalysis, psychology कुछ भी नहीं है। और यार ये कोई बात पर्सनल ना हो जाना, psychology is an offshoot of literature, Oedipus complex, myth of Electra, narcissism, Machiavellianism, ये सारी कहानियां, मतलब कि जो एडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ये तो फ्रैंक ओकॉनर ने अपने हाथों से लिखा है, इससे पहले तुम्हारे पास व्यू ही नहीं था। इसके बाद हमें जब फ्राइड ने और गहराई में जाके मुख्तलिफ दोस्तोवस्की वगैरह की किताबों को पढ़ा, तो फिर उसको एहसास हुआ फ्राइड को कि इंसानी नफ्सियात गहरी है। और दोस्तोवस्की को इसीलिए एक साइकोलॉजी का बादशाह कहा जाता है, हालांकि वो तो सिर्फ एक फिक्शन राइटर था, लेकिन उसने फिक्शन के अंदर इंसान की गिरें खोली और उसको पता चला। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि फ्राइड से हिप्नोसिस नहीं होता था, उसने फिर कहा लेटो और कहानी सुनाओ। ये आप लोगों के इल्म में होना चाहिए, नेटफ्लिक्स पे भी देख लें, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। इसके अलावा हम जब ये बातें देखते हैं कि हमारे जो फोकल्स हैं, उन्होंने पहली दफा हमारी एग्जिस्टेंशियल लाइफ के ऊपर लिखी। हमारी जिंदगी का जिस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, जिसपे तमाम वो लोग सुशांत वगैरह जिनकी वफात हुई, जो इतने बड़े स्टार, या जिम कैरी जब कहते हैं मैं चाहता हूँ सब अमीर हो जाएं, सबके पास पैसा हो ताकि वो जान सके दिस नॉट द डेस्टिनेशन, या जो ये है कि
मेरी कोई एग्जिस्टेंस, मेरी सिर्फ एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये भी नॉवल से आया था। नौजिया, इस वक्त जो साइकेट्री का सबसे बड़ा इशू है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, इंसान को मान नहीं देना। सार्तर का नॉवल था नो एग्जिट, सार्तर का ही नॉवल था नौजिया, वगैरह वगैरह। अल्बर्ट कमू का हम जितना काम देख लें, फ्रांस काफ्का का हम जितना काम देख लें, उन्होंने एक एक नॉवल ने फलसफे की नई नई जहतों को शुरू किया है। अब हम आगे आते हैं जरा जल्दी से, मतलब कि आपको गालिब का एक शेर सुना देता हूँ। वो गालिब कहते हैं, अब आप देखें कि यूंग, आपको पता है कि यूंग ने आर्कीटाइप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा कि इंसानों के जहनों में आर्कीटाइप्स मौजूद हैं पहले से। आर्कीटाइप्स क्या होते हैं कि हम सब, जब मैं लफ्ज माँ कहता हूँ, इश्क कहता हूँ, चांद कहता हूँ, तो मुझे दोबारा बताना नहीं पड़ता। ये वो तमाम चीजें हैं जो हम सब ने आपस में तय कर रखी हैं और हमें अल्लाह ने पहले से दी हैं। हैप्पी गूज मदर वगैरह वगैरह, इस तरह की जो जो आर्कीटाइप्स हैं। तो यूंग की ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे ज़ाती तौर पे यूंग फ्राइड से बेहतर लगते हैं। खुसूसन यूंग का ये कहना है कि आर्कीटाइप्स हमारे जहनों में पहले से मौजूद हैं, वरना हर बच्चा पैदा होते ही घबराहट से मर जाए कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो एक बच्चे का पैदा होते ही एक कुछ हद तक बिलीफ होता है कि ये माँ, क्योंकि बच्चे ने अपना आईना तो नहीं देखा होता, मगर वो क्यों उस चेहरे को माँ मान लेता है और उसके चेहरे से नहीं डरता, मगर कुत्ते के चेहरे या बिल्ली के चेहरे से डरने लग पड़ता है। तो वो ये कैसे फाइंड आउट करता है कि ये चेहरा मेरे चेहरे जैसा है? बच्चे को तो पता ही नहीं होता। तो ये सब मिस्ट्रीज हैं अभी तक साइकोलॉजी की, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो अल्लामा ने कहा, याद थी हमको भी, गालिब ने कहा, याद थी हमको भी रंगा रंगे बज़्म राइयां, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निस्यां होंगे। तो गालिब कहते हैं कि जहन के अंदर ना कुछ कपबर्ड्स बनी हुई हैं, और वहां पे ताक कहते हैं कपबर्ड को, और निस्यां कहते हैं भूल जाना। वहां पे हम चीजें रख के भूल जाते हैं, बचपन भी वहीं कहीं रख के हम भूले हुए हैं। हम अपनी जिंदगी के पिछले अभी जो लम्हे वो सब उन ताक पे रख के भूल जाते हैं। तो आप देखेंगे गालिब ने यूंग से पहले बता दिया कि जहन में ताक बनी होती है। खबरे तहीर इश्क सुन आजकल बहुत चल रहा है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि एक वो जो किताब है, इश्क ने ऐसा सबक पढ़ाया कि जो एक किताब मैंने रखी हुई थी जहन की ताक पर, जहन की कपबर्ड पर, वो धरी की धरी रही। इश्क ने मुझे एक्सपीरियंस बड़ा दे दिया और मेरा इल्म पीछे रह गया, तो मुझे किताब इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मिथ एंड परपेचुअल कंपनीज के ऊपर मैंने थोड़ा सा बता दिया, युवाल नोआ हरारी ने इसके ऊपर तफसीलन लिखा है। मॉडर्न कंपनीज आर नथिंग बट big form of mythologies which we have created more successfully. स्टॉक एक्सचेंज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि, लेकिन हम उस तरह देखते नहीं है। फिर मुझे दो बच्चे, मेरे अपने जाती है, बॉय एंड अ गर्ल, और मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी वही है। इसमें अगला चैप्टर है मॉरल्स का। बर्ट्रैंड रसल जो सबसे बड़े एथिस्टिक मैथमेटिशियन फिलोसोफर फॉत हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था देयर आर टू क्वेश्चंस relating to science, relating to the modern man, and one is morality. Morality is the basic question जो पहले से चलकर आज तक आ रहा है। आज तक कायनात के पास कोई मिथोलॉजी से अच्छा तरीका नहीं मोरालिटी पढ़ाने का। ग्रेप्स आर सो थर्स्टी क्रो, और वो सारी कहानियां जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और आपके इल्म में ये होना चाहिए कि ये सारी कहानियां यूनान में लिखी जा चुकी थी। एसोप ने, सॉरी मुझे किताब में नहीं, एसोप ने, सुकरात अफलातून के जमाने में लिखी हैं, आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और हम दूसरी वो मोरालिटी का तरीकेकार है रीइंफोर्समेंट्स, और आप सबके इल्म में होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, नफ्सियात की किताबें कहती हैं, ह्यूमैनिटी की किताबें कहती हैं कि स्किनर और इवान पैवलोव ने इंसान को मोटिवेट या पीछे करने के लिए जो तरीके दिए वो कुत्तों के थे। ह्यूमंस, मैं आई एम नॉट एन एनिमल यार। मैं कोई वो नाजी कैंप में बंद थोड़ी हूँ, लित्तर मार के मुझे बताओगे क्या करना और क्या नहीं। You can tell me through a beautiful story, and if you give that time to the kids, you would learn that they cherish stories. वो एक सुपर हीरो बनाते हैं और उस सुपर हीरो के साथ अपनी पर्सनालिटी को अलाइन करते हैं। We all wanted to be Superman. Apart from that, grapes are source से हम सीखते हैं, हम उन सब कहानियों से मोरालिटी सीखते हैं। जाहिर बात है कि जब आप कभी किताब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इस बारे में एहसास होता जाएगा कि इसमें काफ़ी तफसीलन मैंने ये लिखी हैं वो कहानियाँ, काफ़ी तफसील से जो बच्चों को वो बनाती हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट साइंस पे। मेरा बहुत बड़ा वो घमंड टूटा कि 2013-14 में अल्जेवियर ने पूरे जर्नल छापे, स्पेशल पब्लिकेशंस छापी, जिसमें हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स भाई जो फिक्शन और मैनेजमेंट साइंस पे काम करना चाहते थे कि मैनेजमेंट साइंस ने क्या सीखा।
मैनेजमेंट साइंस पे क्योंकि मेरे पीएचडी में मुझे अपने लिटरेचर में भी लिखना था, मीन देयर आर अनकाउंटेबल, मैं उनमें से चंद मोटे मोटों के नाम दे देता हूँ और अपने काम की तरफ आ जाता हूँ, व्हाट द बुक इज अबाउट। सो सबसे पहले नार्सिसिज्म, जो अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप एक स्केल भी यूज करते हैं, नार्सिसिज्म वाज नथिंग बट अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक, फिर 2-3 हजार साल पुरानी, इंसानियत बस कोई नया वर्ड नहीं बना, एक आदमी अब अपने आप से मोहब्बत कर बैठता है। इन शॉर्ट, उसे अपने आप को देखना गैरों को देखने से ज्यादा अच्छा लगता है। पहले उन्होंने इसको एक अच्छी तरह बताया, लेकिन अब उन्होंने लीडरशिप की डार्क ट्रायड, ये बुरा तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा सर्वेंट लीडरशिप, आप लोगों को पता चला होगा कि फोर्ब्स में इस वक्त मैक्सिमम लीडर्स अपने आप को सर्वेंट लीडर कहलवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी अपने आप को खादमे आला सर्वेंट लीडर कहलाते हैं। सर्वेंट लीडर ग्रीन लीफ ने एक तस्वुर दिया था, और ये जिन्होंने किताब लिखी थी, अब हम मेरे जहन में देखें ना, अमन हैस, जिन्होंने और भी किताबें लिखी, मगर उनकी किताब जर्नी टू द ईस्ट में लियो का जो किरदार था, उससे उन्होंने इंस्पायर होकर दिया। ही वाज रीडिंग अ बुक बाय दिस मैन। मैकियावेलियनिज्म आपको पता है, इट्स फिक्शन तो नहीं है, मगर एक वो किताब है जिसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं, मगर एक बंदे ने बैठ के लिखा और मैकियावेलियनिज्म चालाकी या यारी आ गया, और ये भी एक अच्छा ट्रेड समझा नहीं जाता। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक एग्जिस्टेंशियलिज्म अब बहुत बड़े लेवल पे स्टडी हो रहा है कि लोगों को जितना पैसा देते हैं उनकी जिंदगी में इतना मकसद नहीं है। पाकिस्तान में डॉन के मुताबिक तकरीबन 1.5-2 साल पहले 50% वो लोग हैं जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसी तरह मौजूद है, कॉर्पोरेट हो, प्राइवेट हो, वगैरह वगैरह। और हम अपनी मैडनेस को इजहार करते हैं, और बड़े लोग वही होते हैं जो उनके सर पे शफकत से हाथ रखते हैं और उनकी इस मैडनेस का भी आउट पे वो करते हैं। बल्कि मेरी कल ही बेटी जान ने मेरी दीवार पे, मेरे कमरे में भी अब कहना चाहिए बहुत ज्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंशियलिज्म जो शुरू हुआ, वो भी सिसिफस से शुरू हुआ, यूनान का पुराना तरीन मिथ, सुकरात अफलातून से भी पहले का, अभी तक नहीं उससे बेहतर मिल रहा कि हमारी जिंदगी क्या है। एक आदमी सिसिफस ने गलती की तो ज़्यूस ने कहा कि इस पत्थर को पहाड़ के ऊपर चढ़ाओ, तो वो रोज पहाड़ के ऊपर चढ़ाता है, जैसे ही पत्थर ऊपर पहुंचता है तो वो ज़्यूस ऊपर से ऐसे कर देता है, पत्थर नीचे आ जाता है, वो रोजाना ऊपर चढ़ाता है, वो नीचे आ जाता है, वो रोजाना ऊपर चढ़ाता है, वो नीचे आ जाता है। तो फिर आखिरकार वो राइटर ने लिखा, क्योंकि अल्बर्ट कमू ने इसे रीफ्रेज किया मेथड ऑफ सिसिफस को, तो राइटर लिखता है, लेट्स अज्यूम दैट सिसिफस इज हैप्पी स्टिल, सो लेट्स अज्यूम वी ऑल आर हैप्पी दो वी आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट। हम हर लम्हे बूढ़े होते हैं, हम खुशी में ताली बजाते हुए, बर्थडे केक काटते हुए हर रात सोने के बाद, या जल्दी से 3 दिन गुजर जाए, रिजल्ट आए फिर जाना, हम अपनी जिंदगी को खुद खा रहे होते हैं विदाउट नोइंग। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट enigmatic phenomena which is itself the life that मरते हैं सब ही लोग पर मीर इस तरह, मरते तो सब हैं यार इस तरह, जी के मरना है, ये बहुत 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 बड़ी बात। अल्लामा का सबसे बड़ा थीसिस ही ये था, बल्कि जो मैंने अपनी इस किताब में लिखा है, कि इंसान दुनिया में सबसे मुश्किल भार इंसानों ने उठाया, और वो है जिंदगी का भार, कि इसका मजा इतना है कि मरने को जी नहीं चाहता, मगर वाहिद शय जो अटल है। मुझे किसी दिन उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कोरोना तो हो या ना हो, मौत तो अटल है। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेटिंग लाइन है, जो लोग थोड़े घबरा गए कि अगर आनी हुई तो वॉशरूम में भी आएगी, बेडरूम में भी आएगी, छत पे खड़े भी आएगी, तो वो तो अटल है यार। जस्ट इमेजिन इट हैज टू हैपन। कितने पंजाबी में कहते हैं, कितने गए सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़ दी पीर पैगंबर। बल्कि अगर आप मौका देंगे तो मैं अरमगाने हिजाज से किसी का दिल हुआ तो आपको वो सुनाऊंगा अल्लामा की। चलें जी, ऐसे हुआ कि मैं अपने बेटे के लिए एक बुक पढ़ रहा था, लिटिल प्रिंस, सेंट एग्ज्यूपरी की ये किताब है, और ये बाइबल से ज्यादा जुबानों में 90 से 70 सालों में ट्रांसलेट हो गई। मैं अपने बेटे के लिए पढ़ रहा था, तो अल्टीमेटली मैंने कॉपी पेंसिल निकाला, मैं खुद भी पीएचडी करूं, मैंने कहा अगर मैनेजर ऐसा हो, दिस इज अ ब्रांड न्यू शिफ्ट इन मैनेजमेंट साइंस। साइंस किसे कहते हैं? असम्पशंस को बदलने को। हमारे पास न्यूटन की फिजिक्स थी, आइंस्टाइन ने assumptions बदली, और पेनरोज वगैरह ने साथ, ये क्वांटम फिजिक्स आ गई, that there is no reality, but because matter is not solid, it's all empty, you know, atom is all empty, it's all 99.9% empty. So how these things appear? Time is not constant, time is relevant, it changes like anything. Gravity doesn't fall things down, but gravity is space time curvature. Space और time अलग नहीं, वाला सर जो अल्लाह ने कहा, ये अलग नहीं है, वो एक चीज है। तो आपने assumptions बदली नहीं, साइंस बन गई। तो उसमें ये होता है कि एक आदमी डेजर्ट में ठीक कर रहा है अपना प्लेन, और इतने में एक बच्चा उसके पास आता है, वो घबरा जाता है। वो बच्चा लिटिल प्रिंस है, जो इतना छोटा सा कद का है, और
और वो बच्चा रहता है इसी प्लैनेट के ऊपर। तो ये उस बच्चे का कद है वीडियो में, और ये इसके प्लैनेट है, छोटा सा प्लैनेट है, इसके पास एक खूबसूरत सा फूल है। वो नीचे आ जाता है क्योंकि वो कायनात को देखना चाहता है। तो जब वो नीचे आता है तो वो बंदे से आखिरकार कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग? I'm making my plane fine. Why? उसने कहा to fly. उसने कहा to where? You'll not die there. You'll still be like that. So if you can be happy right now. उसने कहा how can I be happy? तो उसने कहा I know what makes me happy. आप लोग जानते हैं कायनात में, कुरान में, बाइबल में, सेकुलर फिलोसफीज में, बर्टन रसल को ले लें, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, गजाली को ले लें, याल उलूम, कुरान को उठा लें, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। कायनात में सबसे बड़ा मसला ही खुशी का है। आई वांट टू बी हैप्पी। आपके कराची में अजीमिया सिलसिला ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब का बहुत मशहूर, वो कहते हैं जन्नत से इंसान ने तो माफी मांगी थी, भेजा इसलिए कि वहां उदास रहता था। जन्नत में उदास लोग नहीं रहते, जन्नत में सब सलामा सलामा करेंगे। The biggest quest of mankind is to be happy. Why do we do jobs? Why do we do management science? Not to do management science, but we want salary so we can live our lives in the evening, our real life. That's it. That's me. जब मैं अपने आप से मिलता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बच्चों के साथ जाता हूँ, that's what I live for. बल्कि वो गोरों की लाइन में शामिल नहीं करना चाह रहा था। Yes, medicine, history, these all things really make us go through life, but this is not what we live for. We live for something else. There is something else which keeps us going, and that's happiness. तो उसे कहता है, can you draw me a sheep? Because sheeps make me happy. और यहाँ से फिर हमने सवाल पूछा था जो ज़ीमिया साहब पूछते हैं कि आज उदास हो या किसी को खुश देखा हो। The digital man is not happy at all. वो दुनिया की हर शय लेने के बावजूद भी दुनिया का उदास तरीन आदमी है। अगर आप उदास हैं, you're unproductive. और आपको पता है वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन कितना बड़ा वेरिएबल और कितने थीसिस पाकिस्तान में उसके ऊपर किए गए। तो आखिरकार वो शीप बनाता है, तो जब वो शीप बनाता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, फिर मोटी होती है, तो वो आखिरकार बंदा तंग आ जाता है। वो कहता है यार ये खुश ही नहीं हो रहा, वो उसे एक बॉक्स बना देता है। तो लिटिल प्रिंस बॉक्स को देखता है। तो मैं भी जब बुक पढ़ रहा था, मैंने कहा ये भी कोई झगड़ा करेगा कि मैंने शीप मांगी, बॉक्स दे दिया। मगर ऐसे हम मैकियावेलियन मैनेजमेंट साइंस वाले सोचते हैं, जिनको सारा दिन ऑडिट पढ़ाया जाता है कि कायनात में सारे चोर हैं, तुमने ठीक करना। ऑडिट क्या है? assumption that you all are corrupt, you all will do embezzlements. No, we will not do. आपको पता है कई मुल्कों में कॉस्ट ऑफ ऑडिट कॉस्ट ऑफ करप्शन से 4 गुना ज्यादा निकली, और शक का जोर अलहदा। अच्छा मुझे बताएं, हम रोड पे तो इस तरह नहीं करते। 100 गाड़ियां जा रही होती हैं, हम आपस में टकराते हैं एक दूसरे से। कुंडी लगाई, लकड़ी की कुंडी लगाई होती है, कोई भी लोग नहीं आते हर रोज यार। थिंग्स हैपन, बैड थिंग्स हैपन, बट इफ यू चेंज द assumption towards the mankind, you get a new science. तो जब उसने डब्बा देखा तो लिटिल प्रिंस ने पायलट को कहा, you seem like a nice man, pilot. उसने कहा, what happened? कहता, I asked you for the sheep, you gave me the house along. You're a nice man. So this is how you learn. कल मैं सेल्फ हेल्प बुक्स कम पढ़ता हूँ, लेकिन हाउ द मैन थिंकथ में वो जेम्स एलन कहता है, जिसे मैनेजमेंट साइंस ने बहुत सीखा है। You just change your thought and the circumstances changes, because circumstance can't change until your thought would change. Oak tree is hiding inside the seed, and that seed is your assumption. तो लिटिल प्रिंस के साथ ये वाली बात ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने कहा जी कि हम आगे चलते हैं। मैं बस ये वाला चैप्टर जल्दी से रिव्यू करूंगा, then I'll take some question if I'm worthy of answers. तो लिटिल प्रिंस आखिरकार एक किंग से मिलता है अपने सफर के दौरान, और वो जो किंग है वो भी छोटे से प्लैनेट पे अपना कपड़े फैला के बैठा हुआ है। तो लिटिल प्रिंस उसको जाते ही जाता है, तो उससे जाके बात करता है। तो लिटिल प्रिंस को वो कहता है, किंग, ask anything, ask for anything. तो I'm good. तो आखिरकार वो yawn करता है। तो किंग उससे कहता है, I order you to yawn. Now there's such a strange, and I'm doing PhD in leadership. Leader is nothing without followers. That king was not king until there was no subject there. And the king got so super excited after looking at a subject that he wanted to give orders, because kings give order, and he was not asking for anything. He was yawning. The king said, okay, I order you to yawn. So आगे चलते हैं। अभी ये बस एक ऐसी टेस्ट था, आगे चलते हैं जो मैनेजमेंट साइंस की बात एग्जैक्टली। तो आखिरकार वो किंग उसे कहते हैं, और ओके आस्क फॉर एनीथिंग। उसने कहा, ओके आई लाइक सनसेट, आई वांट टू सी अ सनसेट राइट नाउ। तो किंग कहता है, ओके यू वुड सी अ सनसेट इन 4 hours 36 minutes and 2 seconds.
what kind of a king you are? I want to see a sunset right now. And he said, no, you'll see that in 4 hours, 36 minutes. But yeah, you're not a good king. You can't fulfill my wish. वहाँ पे वो कहता है ना, I am a king who give reasonable orders. And I was shocked when I related that with Quran and Bible and other books. Inna hadaina sabila imma shakirum wa imma kafura. हमें उड़ने का तो नहीं कहा गया, रीजनेबल ऑर्डर्स दिए कि बस कर लिया करो यार, एंड एवरीथिंग. और यहां से पता चला कि हमारे 90% ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्डर्स मिलते हैं उस आदमी की वीकनेस को देख के, स्ट्रेंथ को देख के नहीं. हम लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स पे नहीं खिलाते हैं. दिस इज सच अ बिग थिंग जिस पे मैं ट्रेनिंग जब कराता हूँ. You need to learn that leader give reasonable orders. Leader reasonable orders देता है. Leader पहले अपने एम्प्लॉयज को जानता है. आज के इल्म में भी एक मैम आयशा और मैम नादिया को बुरा लगी, बरकत से इसलिए नहीं रही कि टीचर स्टूडेंट को जानता नहीं है. पहले जमाने में तो तबरेज ने आके रूमी का दिल पढ़ के फिर सबक दिया था. एलियंस बैठे हैं, मैं आया, मैंने नहीं पूछा किसी की माँ बीमार है, किसी की बहन बीमार है, कोई खुद किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है. मैं आया, कहा जी फलाना सफा नंबर खोलो ये. I start teaching him. And I don't give him time to be human enough to understand what he's going through. So we should learn to give reason. Even in organizations, हम नहीं पूछते. कोरोना में इतनी कंप्लेंट्स हमारे पास आए. मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, मैं बीमार हूँ, is asking me. क्या इसको नहीं पता? आप लोग अपने ऑफिस में देखते होंगे, खैर आप सब तो स्टूडेंट्स हैं जो लोग प्रैक्टिकल हैं. हाँ जी मैम नादिया अभी ऑफिस नहीं आई. वो कहते हैं जी मैं बस बेटी को बीमार है, अम्मी बीमार है, 10 टीका लगवा रही हूँ. सर आधे घंटे में ऑफिस, पूरे 15 मिनट बाद फोन आ जाता है, सर आप आई नहीं. सर अभी तो बताया आपको 15 मिनट पहले कि मैं आधे के. We give unreasonable orders and we cherish that in management science and we have not discussed that all. हमने आज तक फॉलोअर को डिस्कस ही नहीं किया. हमने मैनेजर्स डिस्कस किए, फॉलोअर्स डिस्कस ही नहीं किए. हम तो समझते हैं कि हर आदमी उस मेराज पर पहुंचा होगा कि हुक्म दिया और अल्लाह अकबर उसने कर लिया. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैस्लो का मॉडल हमने मोटिवेशन में पढ़ाया, ये तो जुर्म हुआ था ना कि मैस्लो का मॉडल उल्टा करो तो सीधा हो जाता है. मैंने हराम खाया, हराम सेफ्टी ली, हराम लव किया, हराम एस्टीम ली मुआशरे से. जिस तरह जबरदस्ती मुझे कराची आने के, मैंने जबरदस्ती गन की बुनियाद पे एक डाला आगे पीछे, एस्टीम भी ली, कमरा भी बड़ा किया, फिर अपने आप को एक्चुअलाइज किया. तो क्या एक्चुअलाइज दुरुस्त करूंगा? जब फूड हराम, फिजियोलॉजिकल हराम, सेफ्टी हराम, लव हराम, तो एक्चुअलाइज भी हराम करूंगा. इस पे ऊपर हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि वो पहुंचे हुए लोग जो खराब निकले. इस पिरामिड को उल्टा करें कि पहले मैं अपने आप को एक्चुअलाइज करूंगा कि मैं अपने आप से मिलूंगा. जब कुरान का या किसी भी किताब का पहला बुनियादी मकसद है आप कौन है, अब मैं रोटी कमाने निकलूंगा. रोटी के मैनर, हमारे इस्लामाबाद में कई यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हैं सेल्फ ग्रूमिंग के. उसमें हम बताते हैं जी टेबल में छोटा गिलास है, 3 कोर्स मील है, 7 कोर्स मील है. असी यह नहीं दसते कि हराम है कि हलाल है. वी डोंट टीच दैट. तो आखिरकार वो लिटिल प्रिंस तंग आ जाता है, कहता है किंग बड़ी मुश्किल बातें करते हो, अब मैं चलता हूँ. कहते डोंट लीव मी अलोन. कहता व्हाई? कहता आई विल मेक यू अ मिनिस्टर. कहता व्हाट काइंड ऑफ अ मिनिस्टर यू विल मेक मी? द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस. कहता योर होलीनेस, it's you the king and I'll be the minister and we might have some mice here, so where I'll be doing the justice? Usne kaha, oh you little prince, you don't know anything at all about life. When you don't have anyone to do justice, start it from your own self. Trust me little prince, that's the toughest. पूरी मैनेजमेंट साइंस को एक लफ्ज में, आज हमारी स्टेट का ये मसला है कि हम 6 फुट पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगा पा रहे, हर बंदा दूसरे पे तारी करने को है. स्टार्ट इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ. पाकिस्तान का मसला ये कि हर बंदे ने अपना ख्याल करना है, 21 करोड़ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. क्यों नहीं हम अपने आप को? तो यहाँ पे भगत कबीर का एक शेर किताब में लिखा है, आई सर्च फॉर द क्रुक्ड, met not a single one. When search myself, I found the crooked one. बुरा ढूंढने चली मैं तो बुरा ना कोई. तो पहले जमाने में बुजुर्गों को नेक को वो तौबा करते हो, मैं नेक तौबा. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो सबसे बड़ा मौजू है
वो यही है कि इंसान अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेगा तो वर्ल्ड अकाउंटेबिलिटी के काबिल होगा। जो इंसान ने अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं की वो गैर की कैसे करेगा, मेरी समझ से बालातर है। एक ऑडिटर जो अपना ऑडिट नहीं करता वो गैर का कैसे करेगा? ये वो बुनियादी गलती है। और इस पेंडेमिक ने तो सब कुछ नेकेड किया है इस कायनात का, हमारे सिस्टम का। वो अल्लामा इकबाल ने वो जो मगरिब का, मुझे बहुत ज्यादा मुल्क देखने का मौका मिला, हमारे मगरिब के वो जो सूडो एथिक्स थे, सूडो सोबरनेस थी, जब वहां पे टिश्यूज खरीदे गए, अद्वियात जैसे खरीदी गई, जिस तरह लोगों ने उस पढ़े लिखे मुआशरे में वो 50-50 100 लोगों ने सैनिटाइजर्स पिए, मास्क पहनने के खिलाफ लेक्चर्स दिए, वगैरह वगैरह, सब कुछ खुल गया। फिर हमने देखा कि सारी आर्टिफिशियल इकोनॉमी क्या है, इट इज वन ऑफ द अजम्पशंस। पैसा क्या है? मनी इज व्हाट पीपल सेज इट इज। आज हुकूमत करे ये नोट नहीं चलना, हो गया। तो हमने तो देख लिया कि हमारे तमाम अजम्पशंस खुसूसन सोशल साइंसेज में गलत निकले। हम तन्हा नहीं रह सकते। I've been through isolation. Humans can't stay alone anymore. We have not left them so much meaningful. हमारे फेसबुक सबसे पहले हम इतने पहुंच चुके थे कि हमें मना किया गया कि ना देखें, तो इंसान एक दूसरे के लिए उम्मीद भी नहीं बन पाया इन दिनों में, बल्कि हमने एक दूसरे के लिए मुश्किल बने। तो ये मेरी किताब है, तो इसमें से हमने कई असूल निकाले, कई कंपनीज को सीमा वगैरह इनको ट्रेनिंग्स दी। मेरी जो लीडरशिप, मेरा जो पीएचडी है वो है इकबाल की शायरी और लीडरशिप, बल्कि मैं जब कराची आया तो इकरा यूनिवर्सिटी में उस पर थोड़ी सी बात करने का भी मौका मिला। पाकिस्तान में तो और जगह मिलता है। तो आप सबसे ये दरख्वास्त करनी थी कि हम लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि वो हमें वो दिखाता है जो हमारी जाहिर की आंख नहीं देखती। और सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट जो न्यूटन ने कहा था, वो हमने करना था लिटरेरी लोगों के सर पे बैठ के। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, मैं गोयटे से टकराया तो पता चला अल्लामा इकबाल कौन है। पॉलिटिकल फिलॉसफी का बादशाह है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और ये वो चीज़ों का। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, मैं एथिस्ट होता अगर वर्ड्स वर्थ ना होता। तो खाक कायद हूँ। और मैं आपको दावे से बता रहा हूँ कि डॉक्टर हफीज़ हुरानी, मैं आज तक इंडेटेड हूँ। नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स को लीड करते थे, करते हैं आई गेस। तो वो कहते हैं कि मुझे क्वांटम फिजिक्स और मैथ तो समझ आती है, ये गैब्रियल गार्सिया मार्केज का 100 Years of Solitude नहीं समझ आता। मुझे एक एक शेर इकबाल का 100 दिन की ताकत देता है जो रोटी नहीं देती। तो भाई शेर जो होता है ये आपको पहले से बड़े शऊर पे ले जाता है। शेर जो होता है ये आपको तारीफ करना सिखाता है। कायनात में सबसे कामयाब आदमी वो होता है जो गैरों की तारीफ करता है। अशार हमें पूरी कायनात को वन गो में देखने की एक उम्मीद देते हैं, और उसमें मैं गोरों के और मुस्लिम या ईस्ट के शोरा का मोतकिद हूँ कि उन्होंने इंसान की जिंदगी को, इंसान की कायनात को एक एक शेर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर दोहराता है, वो कहते हैं कि इश्क की एक जश्न कर दिया किस्सा तमाम, इस इस कायनात को बेकरार समझा था मैं। एक पैगंबर ऐसे पाँव लिया, पूरी कायनात से मिट गई, इतनी बड़ी मैं समझा था इसको, कुछ भी नहीं निकली। और जब आप आगे जाके देखेंगे, और जो उनका नॉवल है रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स, तो ये चीजें इंसानों में एक उम्मीद पैदा करती हैं, एक 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 ट्रस्ट पैदा करती हैं कायनात की तरफ कि हम एक दूसरे से मिल सकें, एक बेहतर जिंदगी बसर कर सकें। और हम एक दफा की तो जिंदगी है, हम इसमें वो ढूंढ सकें जिसके लिए हम भेजे गए हैं। एक ऐसा इल्म जिसमें तगय्युर ना हो, तब्दीली ना हो, जो रोज रोज बदलता ना हो, जो मेरी मुस्कुराहट एक दफा देके वापस कभी ना लेता हो, जो मुझे मुझसे बुलंद होना सिखाए। अब माँ के जिमा नेहा हम शुद्ध रुख बरुख मन नेहाद बेमा। चांद को देखने के लिए आपको अपने आप से बुलंद होना पड़ता है। ये टास्क सबसे ज्यादा शोरा करते हैं कि वो इस तगोदो में लगे रहते हैं, वो और फिक्शन राइटर्स, कि आपकी सबसे पहले उस आदमी से मुलाकात हो सके जिसकी वजह से आप इस कायनात का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो इस कायनात में हम नेपच्यून और प्लूटो का टेम्परेचर तो जान पाए हैं, लेकिन हम आज भी नहीं जानते कि इंसान उदास क्यों हो जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो और कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और उम्मीद ना रखिएगा कि मैं बहुत अच्छा या सही जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल सादा सा
Thank you so much, Khurram. It was a like roller coaster ride. I wish we could have spanned it over eternity, I must say. और यकीन करो 1 घंटे का हमें आधे पौने घंटे का पता ही नहीं चला, and we learned a lot. And I really want के before I start taking question, I just want to ask a quick question and your quick response on it. That like in a material world we are living in, why do you think that when we believe that all these management sciences, these works on externals, right? Materialism जो हमने पूरी market खड़ी की हुई है materialism की, आप हमें कह रहे हो भाई poetry पढ़ो, उदासी को चेयर करो, or I'm not talking about pleasure, I'm talking about happiness, like pleasure and happiness, they're two different things. So आप कह रहे हो कि appreciate happiness, अरे भाई मुझे grocery करनी है, बच्चों के bills देने हैं, and I don't have this time to appreciate poetry and think about those complexity of poetry, जिस पे मुझे हर line के बाद कहना पड़ता है मुकर्रर मुकर्रर, भाई मुझे एक दफा में समझ नहीं आती, and you expect us to spend our lives on it while we have, as you said, very limited time. It's a very common question which students ask. हाजिर हाजिर हाजिर। सबसे पहली बात तो हम मुकर्रर इसलिए कहते हैं कि शेर का मजा आ रहा है, समझ नहीं आ रही, कहते जाएं। जिस तरह जब माँ, अब मुझे नहीं पता आप सबका ताल्लुक कैसे, जब माँ बुलाती है आप कहते हो हुक्वरी होर, फिर आवाज दें, फिर आवाज दें, तो आपको मजा आता जाता है और आप उसको रिपीट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं मुकर्रर। एनीवे, जो आपका सवाल है, अरे भाई जो आईफोन लेकर, नई गाड़ी लेकर भी खुश ना हुआ, याद रखिएगा खुशी तन्हाई में नसीब हो जाती है। वरना सुशांत की एग्जाम्पल हमारे सामने है, अभी जो बड़े मशहूर सिंगर थे मगरिब के, उनकी एग्जाम्पल हमारे सामने है। मगरिब में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शायरी साइकियाट्रिस्ट लिख कर दे रहे हैं, आप गूगल कीजिएगा इस फैक्ट को। और दूसरी बात कि मगरिब के 70% आबादी हाईएस्ट है। मुझे डेनमार्क जाने का मौका मिला, वन ऑफ द मोस्ट एलीट स्टेट्स, वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट स्टेट्स विद द हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड। तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंसान मादे से नहीं बना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, स्पैकर खाकी में एक शय है सो वो तेरी, मेरे लिए मुश्किल है इस शय के निकलना। ए अल्लाह, तूने मेरी खूबसूरत रूह को इसमें डाला ही क्यों हुआ है? मैं तो, ये तो कम है मेरे लिए। मुझे ख्याल तो आसमान के आते हैं। पहला सवाल ही जिंदगी में यहाँ से शुरू हुआ था भाई, कि there is something in me which wants to fly, and then we thought about the aeroplane. Imagine turtles never think to fly. Imagine chimpanzees never think to fly. Dolphins 15%, और वो अभी इस मूवी लूसी में बताया कितना ज़हन इस्तेमाल, they never think to fly. So what was that in me? और आप समझते हैं that in me जो इंतहाई स्पिरिचुअल, इंतहाई अनटचेबल है, आप उसको रोटी खिला के और उसको बैरियर टाउन का में घर में रख के खुश कर लेंगे? ये जहां अजब जहां है, ना कफस ना आशियाना, ये जहां अजीब जहां है यार, ना कैद है ना आजाद है। और भाई अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते थे कि सबसे बुरी बात ये लगती है अपने जिस्म में होकर पाया जाता हूँ। डिकार्ट ने, मैं तो नहीं कहता, मगरिब के तमाम स्कॉलर्स ने सबसे पहले कहा था कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो जबर है वो जिस्म का ही तो है, जिसकी रोटी ढूंढने के लिए हम सारा दिन फिरते हैं। सबसे पहले आपका साथ ये छोड़ना शुरू करेगा 50 साल में। वो अक्लमंद आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा उस बिल्डिंग पे जो 20 सालों बाद कंफर्म गिरने वाली हो। वो सबसे पहले उस शय को खाना खिलाएगा जो कभी नहीं मरती, जो जावेदा। अलामा कहते हैं, कर पहले मुझको जिंदगी जावेदा आता, फिर जौको शौक देख दिले बेकरार को, पहले जिंदगी तो दे लंबी। तो ये वो आम बात है। मैंने आज तक किसी लेक्चर में नहीं कहा कि खाना ना खाएं, नौकरी ना करें। जाहिर बात है, आई लव ड्राइविंग कार, मैंने गिटार बजाया, मुझे गाड़ी चलाने का तो हद से ज्यादा शौक है। मगर मैं शाम में उस इटर्नल एब्सोल्यूट रियलिटी के लिए आधा घंटा घुटने टेक के आसमान के आगे हाथ जोड़ के ढूंढता जरूर हूँ कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। खैरतमंदों से क्या पूछूं, खैरत कहते हैं अक्ल को, उलामा कहते हैं अक्ल वालों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। बुलंद इतना कहर तक खुदा बंदे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे कुछ बच्चे मौलाई हैं उनको बड़ी टच करेगी। मौला अली आधी रोटी खाते थे, खैबर के दरवाजे पे हाथ 100 मर्दों का डालते थे। तो रूमी ने कहा था, अगर रोटी में ताकत होती तो मेज पर पड़े देती। इसका तसव्वुर मुझ में छुपा हुआ है। तो मुकम्मल लोग तो वो होते हैं ना जो अपने साथ राजी हो जाएं, जो अपने साथ मुकम्मल हो जाएं, वो सबसे मुकम्मल लोग होते हैं। वरना ये जो आपके साथ अभी पेंडेमिक में हुआ है और ये जो रिसेशंस ने आप सबकी, ये तो कुछ भी नहीं। आपको स्टेट प्लान पता है कि वो सेकंड टीयर में जो इकोनॉमी ने अभी करना है हम सबके साथ। तो यानी कि अलामा की बात सच ना होगी कि दियारे मगरिब के रहने वालों, चले जी जवाब ही दे दें, खत्म। दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है।
ये अल्लाह मियां ने शॉप बनाई है अर्थ। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कमार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे ना पायदार होगा। 1930 में गिरा, ले आज गिर गए। और अब जो होना है वो आप सबके सामने है। खरीद लेते ना भाइयों शर्टें पैंटें वगैरह। क्यों सेल्स गिर गई, क्यों गाड़ियां नहीं बिक रही? पेंडेमिक वाज अ वेक अप कॉल। ये पेंडेमिक पे तो मैं कहता होता हूँ, पहले पैगंबरों को इस तरह अल्लाह ताला पूरा पूरा पैगंबर भेजते थे, जगाओ। इस वक्त पेंडेमिक आया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल यही कहते थे, मेरी नज़मों पे जाग जाओ इससे पहले कि दुश्मन की तोपें आके तुम्हें जगाएं। वेक अप ऑन माय पोएम्स एंड वर्सेस बिफोर एनिमी वेक्स यू अप और बिफोर कंडीशंस वेक यू अप। ये तो बहुत आम बात है। आप, मैं पाइड में पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमिक्स का हाल देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि ये हमारे लिए बना था? आपको अंदाजा कहां से होता है कि हमारे लिए बना था? दुनिया में आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठाइए ना 2016-17 की, इकोनॉमी ऑफ 1% टाइटल उन्होंने दी है। ये तो 1% लोगों का ख्वाब है। ये तो आपका मेरा आम आदमी का ख्वाब ही नहीं है। हमें तो पीछे लगाया हुआ, और हम सब वो लोग हैं जो उस 1% का हिस्सा है बाय द वे, जिनके पास $100 मौजूद है, घर पे छत में बाहर 2-2 गाड़ियां खड़ी हुई। तो ये तो हमें रिविजिट करना पड़ेगा कि क्या इंसान इन मकासद के लिए आता है या उन मकासद के लिए आता है कि जब तबरेज ने आके रूमी को कहा कि ना कि ये महंगे कपड़े उतारो, मैं तुम्हें कायनात से मिलाता हूँ, तो कायनात से मिलना ही तो सबसे बड़ा साइंस की अर्ज है या किसी और की भी, तो वो ग्रीड से तो मिलेगी भी नहीं। और ग्रीड से तो पूरी, और बाय द वे मैम शाजिया ने नासिर वगैरह हाथ ऊपर कर रही है, आप बाद में पूछ लीजिएगा, मैं ग्रीड कभी भी पूरी नहीं डाली जा सकती। सबसे पहले इस पेंडेमिक के बाद, और ये अभी आप देखेंगे कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी कुछ बड़े फोरम्स पे या मुल्क से बाहर जाने, हमें इंसान की बुनियादी अजम्पशंस टुवर्ड द यूनिवर्स बदलनी पड़ेगी। मेरे बड़े भाई कहते हैं थोड़ नहीं जे वंड दे बोता, इट्स नेवर टू लेस इफ यू लर्न, इफ यू हैव कंपैशन इन यू। वो तो रहा ही नहीं, तो वो कैसे रहता? तो ये दुनिया के रिसोर्सेज को जिस तरह हम ऑलरेडी बांटना चाह रहे थे, आप समझते हैं कि वो अकल की बात थी? दूसरी बात, हमने, ये बड़ी साइंटिफिक बात है, और हमने जिस तरह उन चीजों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, उससे बड़ा क्राइसिस वो भी कैपिटलिज्म के ख्वाबों में से था कि मेरी चीज बिक जाए, कायनात भाड़ में जाए। वी नीड टू री इन्वेंट द व्हील ऑफ द यूनिवर्स विच वुड बी मूविंग अराउंड आर, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कायनात का आदम रिस्पॉन्सिबल होएगा, वो जानेगा कि मैं इस कायनात में फकत रोटी और ये कोई नौकरी थोड़ी लेने आया था यार। आप मुझे कोई सेकुलर से सेकुलर, मजहबी से मजहबी आदमी बताएं जो कहते हो कि आप रोटी खाने और ये करने आए। ये हमारी जिंदगी के असेंशियल्स है। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी तो नहीं लेते ना, गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल डलता रहता है। अब आप पेट्रोल को गाड़ी के ऊपर तो ना ले आए ना। ये तो बस इसीलिए होता है जैसे जूता पहनते हैं कि भाई वॉक और बेहतर हो जाए। तो हम इन मकासद के लिए तो पैदा नहीं हुए थे। वो तबरेज का मलिक इमरान सफदर भाई ने पूछा रेफरेंस बुक्स, यार विल ड्यूरा की स्टोरी ऑफ फिलोसफी, जाहिर बात है मैं अपनी बुक्स दोनों इसलिए रिकमेंड करता हूँ, ये जीरो हैं। मैं बड़े राइटर्स शोरा के आगे जूती भी नहीं हूँ, बल्कि उनके सामने मेरा जिक्र करना उनकी शर्मिंदगी है। तो ये मेरा थोड़ा सा जवाब था भाई। हम बहुत बड़े मकसद के लिए, मेरे फिर मुंह पर लंबी बातें आ रही थी, खुसरो के जो शार हैं कि हम भाई इन कामों के लिए आए नहीं थे। हाँ, चंद लोगों ने मजबूरन हम पे थोपा है कि जिंदा ऐसे ही रहना है, जो इस पेंडेमिक ने आके रहा साहब ही हमें जगा दिया कि इस तरह तो जिंदा नहीं रह सकते। I ऐसे think और भी बिल्कुल as an educators, I think हमारी सबकी responsibility है to bring such kind of ideologies and throw such thoughts to our students so they could think from a different perspective. So I should start taking question. Shazia, you were raising hand. Salman, can you unmute Shazia so we can have her question? Hello, Assalamu alaikum, Karam. It was really lovely, hearing your beautiful lecture and your advice rather. But थोड़ी सी हार्श रियलिटीज की तरफ मैं आना चाहूंगी, जिसका थोड़ा सा नादिया ने भी जिक्र किया। हाजिर। नंबर 1, जब से ये दुनिया बनी है ना, so it's been a power struggle. Number 1, ठीक है? From the very beginning till now, everyone is struggling after power. चाहे वो थोड़ा सा अगर हम रिलीजन साइड पे रख दें, चाहे वो इस्लामिक फतूहात थी, चाहे वो दूसरी थी, क्रिश्चियनिटी की थी, जो भी थी, ठीक है, सब पावर स्ट्रगल में और जो है ना खजाना लूटने के चक्रों में थे।
और वहीं से कैपिटलिज्म की एक तरह से बुनियाद चली और लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया. कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, लाइक जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, वहाँ जाके अगर it's very easy for us to say all these things when we are sitting in a room with air condition on and we have a cup of tea and coffee and we are just discussing. आप जाके अपनी मासी से कहें कि ये तुम ये गालिब की पोइट्री पढ़ोगे, वो कहेगा छड्डो परा जी, मैं काम करना है, मैं किथे है पोइट्री और शायरी शुरू करनी है, मैनू नहीं पता है. मतलब ये बातें करते हैं कि नहीं? So it's such a harsh reality कि हम जितनी मर्जी कोशिश करें, we cannot just delete this thing from our lives, that it is utmost important for each one of us कि हमें 3 वक्त का खाना, घर, किसको नहीं चाहिए? Everybody needs that. अल्लामा इकबाल बहुत ज़बरदस्त शायर थे, लेकिन उनके पास सब कुछ था, लेकिन बहुत से शायर बेचारे गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी. So it's very difficult to make people understand, and I'm truly after that. Like, I'm also a literature person and I love reading books and सब कुछ है, लेकिन on the other hand, अगर मैं ये सब कुछ करना शुरू कर दूं तो मैं, वही बात है कि अपने बच्चों को खिलाऊंगी कहाँ से? So what's the answer to this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहली बात कि ये काम जिम्मेदारी, हमने ये नहीं कह रहे कि कायनात पूरी के पूरी में सारे गालिब पैदा होंगे तो सब उनको पढ़ेंगे. हमारा मसला ये हुआ कि हमारी वो एलीट या हमारे वो थिंक टैंक्स, वो लोग जिन्होंने तब्दीली लानी थी, जिन्होंने ओपिनियन मेकर्स बनना था, उन्होंने भी नहीं किया. उससे मैम क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे मुल्क में 60 लाख व्यूज प्रैंक के तो आ रहे हैं ना. अब उस छल्ली वाला वो तो देख रहा है ना, और वो छल्ली वाला उसकी तरफ तो निगाह डाल रहा है ना. जब आप अपने मुआशरे से शायरी निकालते हैं तो जो सबसे पहली चीज पैदा होती है वो होता है आमियाना रवैया, आम बात पर खुश होने की कोशिश करना. उसी तहजीब में जॉन एलिया भी मशहूर हो गए, क्योंकि आम बात थी, जल्दी से समझ आ जाती थी, और पूरी के पूरी कौम का जवाल शुरू हो जाता है. आपको पता है इंडिया में आज भी बड़े ये क्यों सारे पैदा होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस फिर भी क्यों लिखी जाती है, या कुछ बड़े राइटर्स आज भी क्यों मौजूद हैं? क्योंकि उनके वो चंद थिंक टैंक्स अपने आप को जिद्दू कृष्णमूर्ति, दोस्तोविस्की और केरकीगार्ड पढ़ाते हैं. ये वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा आपके, व्हाई इंडिया इज स्टिल गिविंग सम एक्सीलेंट ऑथर्स. तो वो ये 3 चीजें पढ़ाते हैं, वो नहीं लेते. दूसरी बात, आप शायरी ना पढ़ाएं तो क्या गुर्बत कम हुई है? आपने कैपिटलिज्म को देके गुर्बत कम कर ली है? आप डॉक्टर तैमूर रहमान को कभी लें ना लम से, तो वो आपको बताएं कि किस इंडिकेटर पे क्या क्या तबाही मार दी है आपने दुनिया की. अब जाके पता चल रहा है ओजोन इतनी फट गई है, पानी इतने दिनों का रह गया है. वो हमने गरीबों के साथ जो भी करना है, दैट नेक्स्ट पेंडेमिक इज ऑन हेड, वो 10 सालों में आ रहा है. इसमें तो मैंने काटा है, 98% बच रहे थे, उसमें किसी ने नहीं बचना. दूसरी बात, बड़े मंजर को ना देखना कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये मैं आज खुल के कहूंगा. बड़ी आवाज से कान चुराना कोई एक्सक्यूज नहीं है. बड़ी आवाज को सुन के कहना कि ये आवाज अच्छी नहीं है, मैं कान बंद कर लूं, ये नामुमकिन है. आम आदमी, I see too many our sisters and other people here. जब आम आदमी, पाकिस्तान का डाटा, अगर मैं गलत हूं आप मुझे अभी बताएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्या पॉर्न में टॉप नहीं करता? वो किस तरह डार्क वेब में जाके या प्रॉक्सी लगा के उस रेडी और उस बंदे ने सीख लिया है. वी रैंक टॉप इन द वर्ल्ड. जब वो मुश्किल काट के अंग्रेजी के हरूफ से उस तस्कीन को बुझा लेता है, तो वो अल्लाह के हुक्म पे इन बड़ी आवाजों को सुनने का खैर खा नहीं है. गुर्बत में अल्लाह ताला, और आज आपको ये बताऊं, मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा, मैं एक मजहब के पैगंबर की बात करता हूं कि जिसने गरीब होके भी अल्लाह को ना पाया, तबाह हो गया. उसको तो एसेंशियल्स दिए गए, उसको तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को. लामा कहते हैं कांटा बोदिश जिसकी खटक क्लास वालों. जॉन क्या कहते हैं कि वो रूह प्यासी कहां से आती है, ये उदासी कहां से आती है. वो सारी बात इसलिए कर रहे थे कि बड़ी बात को सुनने की चाहत जिस मुल्क में खत्म हो जाए. आप जरा अपना कंपैरिजन तो करें. पाकिस्तान में पिछले 50 सालों में नज्म ही नहीं बड़ी लिखी गई. नज्म कोई क्राइटेरिया है? ये आपकी पूरी सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल हाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा. हम थोड़ी कह रहे हैं कि रोज गालिब और इकबाल पैदा हो, और 72 सालों में एक तो और आ जाता कि अब आप हाफी नामी शायर की जीन्स और क्लास से निकली हुई शायरी पढ़ रहे हैं और अफसोस के ताली भी बजा रहे हैं. यानी कि अब आप
मास्टरपीस, मैग्नम ओपस। आप गोएटे को, आप गोएटे का फॉस्ट, आप होमर की इलियड पढ़ने के काबिल नहीं रहे। और एक्सक्यूज ये है कि मैं जो तंतरी लगा के चीज महंगी बेच लेता हूं, गुर्बत के नाम पर जो बाकी चालाकी कर लेता हूं, और मैं बड़े कलाम से जो आंख चुराता हूं, यही इल्जाम हमारा मजहबी फिक्र पे है, यही इल्जाम मेरा मेरी साइंसदानों पर है, यही इल्जाम मेरा उन बाकी लोगों पे है जो राइटर्स होते हुए भी पाकिस्तान में, मैं रिपीट करने वाला हूं ये लाइन, गौर से, पाकिस्तान में ऑर्डिनरी नेस फैला रहे हैं। किसी कौम, जवाल आज ज्यादा है या अलामा के जमाने में ज्यादा था? यूनिवर्सिटियां आज ज्यादा या अलामा के जमाने में ज्यादा थी? वो उस जमाने में सिलसिला रोजो शब नक्श करे हादसात, सिलसिला रोजो शब असले हयातो ममात, सिलसिला रोजो शब तारे हरीरे दो रंग जिससे बनाती है जात अपनी कबाए सिफात। उसने तो एक्सक्यूज नहीं लिखे यार कोई सांझी चीज लिखूं इनको समझ आ जाए मुल्क बनाना है। अब तो मुल्क बन भी चुका है, अब भी रोत रहे हैं कि एक्सक्यूज ले लें। हमने तो उस जमाने में मुश्किल शायरी पढ़ी जब यूनिवर्सिटी नहीं थी, गरीब के जूती भी नहीं थी, मुल्क भी बनाना था। टास्क देखें, अलामा को चाहिए था आसान आसान शायरी लिखता, अक्कड़ बक्कड़ जैसी, ही रोट मास्टरपीस। मैं अपनी कौम के ऊपर शायरी छोटी नहीं छोड़ के जाऊंगा। किस बात की एक्सक्यूज लेगा हमारा आज का आदमी? और मैं शायरी को रस्ते में हायल थोड़ी है, पैसा कमाना है तो कमा लें। यूनिवर्सिटीज ओपन, और वो यूनिवर्सिटी ओपन है, मैं नहीं कहता डॉक्टर तैमूर को लें किसी दिन, जरा उनसे करवाएं कि आपने आज अपने बच्चे को एक कागज का सीवी बना दिया है। स्टीफन हॉकिंग की, न्यूटन, आइंस्टाइन की सीवीज दिखाइएगा कभी, बस इतना ही वो कहते थे, टेल हिम आइंस्टाइन इज ऑन द डोर। आज हवस है डॉक्टर लग जाए नाम के साथ, आइंस्टाइन के साथ है, स्टीफन हॉकिंग के साथ कभी बोला? तो बड़े जात पैदा इस तरह नहीं होगी हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में जब तक, मैं आपको हतमी जवाब दूं, जब तक मेरा मुआशरा मुश्किल बात की कशिश उतनी नहीं रखेगा जितनी रात की रोटी की रखता है, भूल जाएं इस मुल्क में अंदर कुछ होगा, भूल जाएं कि नोबेल लॉरेट्स में कभी हमारा नाम भी जाएगा। हम तो सेल्फ हेल्प बुक्स पे खुश हो जाने वाली कौम है। जिस मुल्क में इकबाल ना बिकता हो, गालिब ना बिकता हो, छोड़े इन दोनों को, गार्शिया मार्केज ना बिकता हो, ऑरवेल ना बिकता हो, काफका ना बिकता हो, दोस्तोयेव्स्की ना बिकता हो, ये एडलस हक्सले ना बिकता हो, और आपके मुल्क में बिकती हो हु गॉट माय चीज, 1 मिनट मैनेजर। एंड डू यू थिंक, आप जरा कांपे इस बात को सोच के कि असलाफ जब मुल्क बन रहे गुर्बत अरूज पर है, 2 रुपए का आपका, आपके मुल्क के टोटल रिजर्व इतने थे जितने मेरे मोहल्ले में गाड़ियां खड़ी हैं उनकी कॉस्ट। अलामा ने उस जमाने में लिखा कि, अलामा ने उस जमाने में लिखा कि मेरी नवाए शोख से शोर हरीम ज़ात में, वो गुला है लमामत कदाए सिफात में, हूरो फरिश्ते हैं असीर मेरे तखय्युलात में, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। मुझे आज ये उर्दू नहीं समझ आती, उस जमाने के पेंडू अद्धा तो तुसी पंजाब चों लिया पाकिस्तान, और फिर उर्दू च क्यों लिख लिया, ते उन्हें फिर पढ़ाया उर्दू च उन्होंने। यू कांट टेक एक्सक्यूज फ्रॉम अ मास्टरपीस। अब मैं अपनी बेटी को कहूं कि ये बहुत अच्छी, ये मेरे कमरे में एक पेंटिंग है लुइस की लटकी हुई है, अब उन अखा भी खोल, वो अखा तो उन्हें आप खोलनी है। आप मुझे एक बात बताइए मैम, जिन्होंने सवाल किया, वो गरीब जिस तको-दो से पैसा कमाता है, कभी इतना गौर व फिक्र नहीं करता कि सूरज मशरिक से क्यों आता है? क्या ये सवाल उसी कायनात में नहीं है? कितने घंटे कमाता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 2 घंटे की ब्रेक दे दें, घर आ गया, आके थोड़ा सोचता नहीं है कि क्या है कायनात? और फिर आपने खुद तो फरमाया वो सारे पोएट्स भी गरीब थे, तो उन्होंने ये मास्टरपीस कैसे बना लिया? हमने सरेंडर कर दिया है। मैं तल्ख गुफ्तगू करना ही नहीं चाह रहा था, मेरे दिल में नहीं था कि हम तल्ख गुफ्तगू करें। हमने हैप्पीली सरेंडर कर दिया है कि हमने बड़ी बात नहीं पढ़नी। हमने कामयाबी के राज, शाहीन बनो, ये किताबें पढ़ रहे हैं हमारी यूथ, जिसके इस्लाफ में इकबाल बैठा है, जिनके ऑपोजिट में वो ये आपका कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर बैठा है। और दुश्मनों की कोई पढ़ लो, उधर के भी हम छोटे छोटे राइटर, उधर के भी उन मोटिवेशनल थिंकर्स को सुन रहे हैं, अल्लाह जिनको इंडिया में कोई कहे भाई जी किथे आ गए हो, उधर टैगोर को क्यों नहीं पढ़ लेते?
Very right. So we will आपसे overall आसपास like हाँ मैं sure. तमाम बच्चों को दावत देना चाहूंगा कि टैगोर वर्सेस आइंस्टाइन अभी कॉन्वर्सेशन पढ़ें। आइंस्टाइन आखिरी बला का जहन, स्टीफन हॉकिंग कहता नहीं वो बड़ा है। टैगोर घुटनों पर ले आया था आइंस्टाइन को कि बताओ मेरे अलावा कौन है जो सच दरियाफ्त, तो मैं ही हूं यार। जरा आइंस्टाइन का भी हम्बलनेस उसमें देखें। मैं अक्सर कहता हूं टैगोर वर्सेस आइंस्टाइन, डू रीड दैट ऑन द इंटरनेट, दैट कन्वर्सेशन। और जैसे मैम आपने फरमाया बिल, इसके ऊपर मैं इंतहाई क्लिनिकल जवाब दूं। मैंने अगर कोई बात की हो जो गूगलेबल नहीं है, मैंने एम फुल थ्रू कर दिया है, वो ऐसी मेरी कोशिश नहीं है। 3 बहुत बड़ी बातें हुई। पहली थी विल टू पावर, दूसरी जिसका बानी था नीट्शे, दूसरी थी विल टू प्लेयर जिसका बानी था फ्राइड, और तीसरी है जो इस वक्त है, और मैंने कोई धोखा नहीं दिया, विल टू प्लेयर इज ओवर फ्राइड्स एज, दिस इज विल टू मीनिंग। गाड़ी भी ले ली है, नौकरी भी है, औलाद भी है, यार खुरम से मुलाकात नहीं होने दे रहा कोई। आई डोंट नो माई सेल्फ। तो इस दौर का आदमी मानी का भूखा आदमी है। तो साइंस यूटिलिटी देती है, मानी नहीं दे सकती। जी मैम। Asma is raising hand. Like Asma, Salman, can you unmute Asma so she can ask her question? Assalamu alaikum. Sir, I have a question. As you talk about the importance of poetry, so I have a question. Majority of the businesses are successful as their owners are even not educated. For instance, Malik Riaz. How can you say that poetry and fiction is a guide of business management science? बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं, ये मेरी तरफ से आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट आपकी तरफ से नहीं है। ये मेरी तरफ से आर्गुमेंट है कि कायनात में तमाम अमीर लोग वो हैं जिन्होंने मैनेजमेंट साइंस पढ़ा। Asma, kindly mute yourself. Asma, kindly mute yourself. Thank you. जी खुरम, please continue. ये मेरा आर्गुमेंट होना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूं कि पोइट्री और फिक्शन हमें उन गलत अजम्पशंस और गलत फॉक्स बिहेवियर, हमें ग्रीडीनेस, प्रॉफिट ओवर पीपल से बचाए, हमें कंपैशनेट बनाए, हमें ह्यूमन बनाए, हमें बांटना सिखाए। जैसे उसमें फिर मैं ये कहूंगा कि मैनेजमेंट साइंस के असूल जिन्होंने नहीं पढ़े, यही थीसिस तो मैं दे रहा हूं, वो खुद बिजनेसमैन बन गए हैं। तो वो आदमी कामयाब बिजनेसमैन है जिसने शायद मैनेजमेंट साइंस नहीं पढ़ी हुई। तो उनको तो मैं दावत दे भी नहीं रहा ऑलरेडी, मैं तो उन लोगों को दे रहा हूं जो मैनेजमेंट साइंस पढ़ रहे हैं कि वो एक कंपैशनेट वर्ल्ड की बुनियाद रखें, एक नॉन मैकविलियन वर्ल्ड की बुनियाद रखें, एक 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 ऐसी वर्ल्ड की बुनियाद रखें जहां पर आप वाकई 7 घरों में रोटी खाने के बाद दें, और इस खौफ के बगैर, क्योंकि साइंस तो कहती है आपकी रोटी कम हो जाएगी, अगर इसके बगैर कि मेरी रोटी बढ़ जाएगी। कोई भी साइंस कुछ अजम्पशंस पे खड़ी होती है जिसको वो चैलेंज नहीं करती। इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक्स डॉक्टर असद जमान के मुताबिक, जो कि इमरान खान साहब की कोर कमेटी में भी शुरू में मौजूद थे, फिर आपको पता है वो सब तितर बितर होगी कुछ वजह से, वो ये कहते हैं, और उनके लेक्चर ऑक्सफोर्ड में हो भी चुके हैं, बुक भी कुछ साल पढ़ाई गई है। उनकी किताब का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एंटी इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कहती है कि देयर आर इनफाइनाइट डिजायर्स और फाइनाइट रिसोर्सेज, हालांकि हर रमजान में हम इसे उलट करते हैं। मैं अपने प्लेयर्स कंट्रोल कर सकता हूं अगर ताकतवर हो जाऊं, मैं एक रोटी पे कनात कर सकता हूं। और ये जो बात है ना दोस्तों भाइयों, ये जो अभी हवस है कि अमीरी वगैरह, दिस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ सक्सेस और ऑफ एनी ऑफ द थिंग। नल से आपके सामने मगरिब है, वहां का अभी गूगल कर लीजिए आप डिप्रेशन रेट और बाकी चीजें। और आखिर में जो बात आपने फरमाई उसका मैं और भी जवाब दे दूं। दूसरा उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि कायनात इनफाइनाइट है और रिसोर्सेज इनफाइनाइट हैं, और इंसान अपने प्लेयर्स पे काबू कर सकता है। ये फंडामेंटली रॉन्ग है। तो आप फंडामेंटल्स ऑफ एंटी इकोनॉमिक्स जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर सज्जमान इज एन MIT ग्रेजुएट, ही हैज बीन वाइस चांसलर टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डायरेक्टर जनरल रिसर्च, he's been holding very key positions in Pakistan। तो आप जरूर देख लीजिएगा इसको।
Okay, thank you Khurram for that. Faiza and Clara, they are raising hand. और सलमान बाकियों को मैं देख नहीं पा रही, so please Faiza और Clara को बारी-बारी दे दें, and after that please देखकर आप chance दे दो सबको, so they can have this. जी थैंक यू मैम। अच्छा सर खुरम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जो मैं पर्सनली अभी सोच रही थी इस बारे में। आई हैव डन माय बीबीए एंड आफ्टर दैट आई डिड माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अभी मैं कर रही हूँ। कम आने लगी है, मेरी माजरत कबूल कीजिएगा, मैं एक सेकंड। जी 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 अब आप बोलिए। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताइए। जी 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 मैं ये पूछना चाह रही थी ऑन अ पर्सनल लेवल। मैंने भी बीबीए किया है, उसके बाद मास्टर्स इन लिटरेचर परसू कर रही हूँ। तो बीबीए में सबका बिजनेस एथिक्स का कोर्स होता है। एवरीबडी नोज अबाउट एरन ब्रोकोविच, डिफरेंट केस स्टडीज रिलेटेड टू एथिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसके बावजूद भी हम इतनी ज्यादा देख रहे होते हैं, केसेस आते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ऑफशोर कंपनीज, ये जो बाहर के मुल्क के ममालिक हैं, वहीं पे ही ऑफशोर कंपनीज होती हैं जहाँ सारे पैसे यहाँ के जाते हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी वेल रेड इन लिटरेचर एंड फिलोसफी एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पे काफी सारे जर्नल्स हैं जो इस टॉपिक पे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन पाकिस्तान? अगर बिजनेस एथिक्स जैसा एक सब्जेक्ट किसी का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सका, तो लिटरेचर हाउ कैन इट बी यूज्ड इन मैनेजमेंट? वेरी नाइस। नंबर वन, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इसलिए कि हमारी स्टडीज रिलीजियस वो एथिकल सेंट्रिक नहीं है। ये जो एथिक्स है ना, ये पढ़ाने से नहीं आता। जैसे अहमद जावेद साहब कहते हैं कि इल्म जानने का नाम नहीं होता, इल्म बनने का नाम होता है। नॉलेज इज नॉट टू नो, इट इज टू बिकम। हम अगर मैं अपने बच्चे को एथिक्स का एक पेपर कहूँ कि बताओ सच बोलना, वो लिख दे अच्छी बात है, तो दैट वुड नॉट मेक हिम अ स्कॉलर। कुछ उलूम ऐसे होते हैं सो एथिक्स एक वो इल्म है जो कि पढ़ाया नहीं जा सकता, मगर इसको प्रैक्टिस करना होता है। और मेरी जाती राय के मुताबिक अगर हम 18 कोर्स पढ़ते हैं और 18 दफ़ा टीचर क्लास में आता है, तो उस टीचर का और हमारे उन टीचर्स का, मल्टीपल टीचर्स का कंडक्ट हमें तैयार करे कि हाउ ऑनेस्ट आवर टीचर्स वर, हाउ ऑनेस्ट दे वर, द वे दे यूज्ड टू टीच अस, द वे यूज्ड टू गाइड आवर लाइफ। देखें, टीचर का काम कुछ स्लाइड्स हमारे जहन में डालना नहीं होता, मगर उनका काम होता है कि हम अपने से बुलंद हो सकें, अपनी गलतियों को दूर कर सकें और अपनी कमी कोताहियों पे काबू पा सकें। टीचर का सबसे बड़ा काम ये होता है मेरी राय के मुताबिक। देखें, क्योंकि मैं बहुत अरसे से ये बात लिख रहा था कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद हैं दुनिया के, तो फिर टीचर का क्या एक्स्ट्रा काम है जो वो करेगा। तो इसके हवाले से जो मुझे समझ लगी कि टीचर जो बड़ा काम करेगा, जो टीचर जो बड़ा काम करेगा वो ये होगा कि वो बच्चों को एथिकल बनाएगा, बच्चों की जिंदगियों की राय बदलेगा, बच्चों को पहले से बुलंद करने की कोशिश करेगा। तो मेरी बस यही राय है, और आपकी बात दुरुस्त। एथिक्स जो है ना, ये कोर्स नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप लर्न करते हैं कि कायनात में दूसरों को देने से मेरा कम नहीं होता। तन्हाई में भी, मतलब कि वो जो मेरा बेटा किस्सा सुनाता है कि मुर्गी को ऐसी जगह जाके काटना, मुर्गी को ऐसी जगह जाके काटना जहाँ खुद कोई और मौजूद ना हो। तो उस हवाले से वो बताता है कि नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ खुदा मौजूद ना हो। तो बस यही बात है कि एथिक्स जो है ये बनने का नाम है, जानने का नाम नहीं है। इसके कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर लेने से जब तक आप अपनी तन्हाइयाँ पाक नहीं करेंगे, जैसा मज़हब के बारे में कहते हैं कि मज़हब वो है कि जब जो आप तन्हाई में हो वो मज़हब है। तो बस ये, मतलब ये बहुत बड़ा जवाब है। जो तन्हाई में करते हो ना, बस वो तुम्हारा एक्चुअल मज़हब है, बाकी हाफिज़ा है, मेमोरी है। तो मेमोरी एथिक्स नहीं होती, एथिक्स कैरेक्टर होता है जिसे करके दिखाना होता है। Beautiful, beautiful. Aisha and Yumna, do we have a question from Yumna? Yumna Zubairi? Okay, Salman, I can't see anybody raising hand. If you can see, so please give them a chance to ask. Miss Zahid Khan has. Okay, Yumna is with us. Yumna is with us. जी Yumna. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि वी आर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे हमारे बोर्ड्स का जो हमारी बेसिक एजेस होती हैं विच इज़ 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वहाँ के बोर्ड्स के एग्जाम्स कोर्सेज कितने सदियों के रिपीट होते हुए आ रहे हैं।
एंड उसके फौरन बाद एक बच्चा एक्सपोज होता है टू अ यूनिवर्सिटी लाइफ आफ्टर कॉलेज। इसमें हमें बताया जाता है कि इन दीज 4 years कि ये है 10 years की पिछली आपकी गाइड, इसको पढ़े, आपका पेपर इसमें से आएगा। What my question is कि me being a literature student, हमें हमारे पास सिर्फ एक ये चीज़ है कि oh you can critically think। एंड आपने कहा कि अगर कोई मजदूर भी है वो घर आता है तो क्या वो 10 मिनट ये नहीं सोचता होगा कि व्हाट इज लाइफ। आई थिंक उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप चार साल ही बच्चे के ऐसे गुजार देंगे जिसके अंदर उसने सिर्फ रट्टा लगाया है, उसने कुछ सीखा नहीं है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पहले ही ईयर में तबाह हो जाती है when you tell them you're not supposed to question। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आएगी आगे जब वो बड़ा होगा, तो वो where would that thing go? I don't know if I put my question properly। और जहाँ पे लिटरेचर के बच्चों को ये समझा जाता है कि ओ अच्छा आपने लिटरेचर कर लिया तो नाउ यू कैन वर्क इन कंटेंट राइटिंग, और आप हमारे बच्चों को जो है वो लेटर लिखना सिखा दीजिएगा। that's main thing which is right now I've recently graduated, तो यही है इसका कि कंटेंट राइटिंग की जॉब्स है। देखिए ना, जो ये क्रिटिसाइज आपको करते हैं, आपको तो नहीं ना करते, उस इकबाल को करते हैं। वो जो एक शायर था, छोटा मोटा सा शायर था, उसने मुल्क का ख्वाब देखा, कायद से ज्यादा बड़ा। he was the brain actually, कायदिज़्म was the man, so he was the actual brain। तो दूसरी बात जैसे आपने फरमाई वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने बेटे की सतह पे तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आई डोंट मार्क हिम ऑन हिज नंबर्स बट आई मार्क हिम ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही आस्क। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ भाई गलत जवाब दो लेकिन बुलंद जवाब दो, मुझे सही छोटे जवाब नहीं चाहिए। और आपको पता है कि ये सही जवाब देने की तलब ने हमारे इल्म को कत्ल कर दिया है। हमारे बच्चे गलत जवाब देने से इतना डरते हैं दैट दे नेवर गो आउट ऑफ द बॉक्स। इमेजिन हमारे माशरे में कोई सोच सकता था कि स्पेस और टाइम को बेंड हो जाने से ग्रेविटी पैदा होती है जब हैवियर ऑब्जेक्ट आता है? कोई सोच सकता था? वी वर सो ऑब्सेस्ड विद गिविंग राइट आंसर्स, हम कभी भी नहीं सोच सकते थे। तो ये सोचने की तलब सिर्फ गलत जवाबों से पैदा होती है। वो जो एडिसन कहता था तुम्हें तो एक तरीका आता है बिजली चलाने का, मुझे तो 1000 वो भी आते हैं जिससे बल्ब नहीं जलता, और वो इल्म है। तो मैं अपने इरादों के टूटने से, जैसे मौला अली कहते, पहचाना जाता है। तो यहाँ पे तो अपने इरादों को तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हर कोई जो है वो टॉप करना चाहता है, हर कोई फर्स्ट आना चाहता है, और हर क्लास में बैठे हुए हर कोई दूसरे का कंपैटिटर है। मीन जस्ट इमेजिन द सिस्टम। और जैसे आपने फरमाया वो बिल्कुल ठीक बात है, हाफिजे की बुनियाद का पेपर होता है, और हाफिजा जहन का कमजोर तरीन काड़ कबाड़ का वो हिस्सा होता है जहाँ पे जहन खुद देखते शर्माता है। तो जहन का सबसे कमजोर हिस्से को मेमोरी कहते हैं। यानी कि वो मीन इमेजिन ये बुक अब लिख दिए यार, दैट्स इट, मीन इट्स मेमोरी नाउ। अब I have to do something new to be me, to keep myself fresh, to keep learning about the world। ये बहुत आम बात है। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त थी, और ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। और जावेद साहब ये कहते हैं कि बस ये स्टैटिकल जवाब है, साइंटिफिक जवाब नहीं है, कि जो जवाब है ना वो इल्म की मौत होती है। इल्म बढ़ता ही सवालों के पूछे जाने से और बुलंद सवालों के पूछे जाने से है, और उस सिस्टम की करज से जो गलत जवाब देने की कशिश पैदा वो टीचर सर अब्बास हमेशा फरमाते हैं, वो कहते हैं कि टेस्ट योर फेथ बाय आस्किंग टफ क्वेश्चन। इफ यू वांट टू टेस्ट योर फेथ, ask tough questions। So we have another tough question from Aisha Adil, you are raising hand। Ma'am, can we take a question from Zahid? Okay। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं, शायद वो दोनों क्वेश्चन के आंसर तो आपने दे दिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में होते हैं ना, बहुत से लोग इन इलाकों में रह रहे होते हैं जहाँ उनको प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं मिल रही होती। मैं खुद एक ऐसे इलाके से हूँ जनूबी पंजाब से, जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर उनको मैं जाके कहता हूँ जी आप पढ़ें, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि पढ़ेंगे कैसे? उनके पास बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम बच्चों को मतलब खाना बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं। ऐसे में तकरीबन बहुत से घराने ऐसे होते हैं जो बच्चों को मतलब भेजते हैं बाहर जानवर चराने के लिए। तो मैंने उनको एक दिन पूछा, छोटे बच्चे को, मैंने कहा आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उनका आंसर आया अगर मैं पढ़ूंगा तो जानवर कौन चराएगा? तो इस तरह एक बहुत मतलब लेंथी स्टोरी है। तो अगर ऐसे लोग होते हैं, अगर हम उनको बुक्स फॉर एग्जांपल लेके दे देते हैं, या हम उनको तालीमी निजाम में ले भी आते हैं, मैट्रिक तक हम उनको करवा भी देते हैं। एक तो ये था कि जिसका आंसर आपने दे दिया कि हम खाना लाजमी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर हम मैट्रिक करवा भी देते हैं, क्या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की बेस इतनी मजबूत है
कि उनको पोइट्री के बारे में बता सके, क्योंकि हमें दो चीजें, इस्लाम और जो पोइट्री असल जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, उसकी बेसिक चंद एक जो मतलब गज़लें या नज़में हमें बता दी जाती हैं, उनका हमें अगर पढ़ाई जाती हैं, एफएससी लेवल तक पढ़ाई जाती हैं, अगर आपने साइंस में नहीं जाना, लिटरेचर में जाना तो शायद आगे पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ा दी जाती हैं और उसका आपको तर्जमा करके बता दिया जाता है, तफसील आपको नहीं बताई जाती। Zahid, we got your question, like you are basically questioning educational system कि हमारे educational system का ये flaw है कि हम ये समझ नहीं पाते. If you can briefly answer that, Khurram. नहीं, पहली बात तो ये है कि गूगल ने ये मसाइल ख़त्म कर दिए हैं। 5-6-4,000 वाला फ़ोन आ जाता है जिसमें यूट्यूब है, 5,000 में तो आ ही जाता है। और मैं इस बात पे माफ़ी चाहता हूँ अगर उतने पैसे भी किसी के पास ना हो। तो दुनिया के तमाम बेस्ट लेक्चर्स फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन टू स्टीफन हॉकिंग टू द बेस्ट लेक्चर्स ऑफ फिलॉसफी, अल्लामा की पूरी शायरी ज़िया मईनुद्दीन की आवाज़ में, आसान में, पंजाबी में, रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट सब मौजूद है गूगल के ऊपर। मगर वो बात है कि क्या आप पूछना चाहते हैं, तो भाई ये लगता है कि वो जानना चाहते हैं, वो जानना नहीं चाहते होते। जो प्यासा होता है ना, वो भाई कुआं ढूंढता है, ठीक है ना, कुआं नजर ना आए तो बैठता नहीं है, फिर वो कुएं के पीछे जाता है। जो भी मतलब कि जो मौत टू द स्मोक, वो फिर ढूंढेगा। तो ये बात तो मैं, और दूसरी बात आपको आपके इल्म में होनी चाहिए कि जो शेफर्ड्स है ना, उनका तो काम इल्म बनाना था। ये बात जो चरवाहे हैं ना, जितना इनका ताल्लुक मज़ाहिब और इल्म से रहा, किसी का भी नहीं रहा। इसको जरूर डिसाइफर कीजिएगा। Quickly question from Aisha Aidal. जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, may I? जी आयशा, please. First of all, Khurram, thank you for being here because your entire lecture was mesmerizing. You're very passionate about your your work and your thinking. Actually, my question is, like, I agree with everything 100% with whatever you've said. I think literature teachers and literature students are a dying breed. We work very hard to inculcate love for literature in our students. I personally teach doctors, I teach pharmacy students, I teach doctorate of physiotherapy. I bring in all of these aspects of literature in my teaching, even though I'm teaching language, so that they become finer souls. So where do we go from here? I mean, I get whatever you've said. You said the poverty is not an excuse. Social decadence is not an excuse. Whatever you've talked about, I agree with you 100%. Where do we go from here? Where do we merge the boundaries? Where do we blur these lines so that people realize that literature is important, and how do we bring it back into mainstream life? So where is basically the link is missing? Which link yes, is missing? Exactly. Because we are a dying breed. हम किसी को कहें कि हम एक doctor को literature, I mean, doctor को literature, this is the kind of reaction we get, even though out abroad, these social sciences are being merged into the other sciences. Students get better credits if they are taking subjects like sociology or literature or, other subjects, the finer subjects, the softer skills. But how do we help, educate? That's what I'm saying. If you allow me to say that Dr. Allama ने reconstruction में इसका एक बड़ा तफसीली जवाब दिया था। वो कहते हैं कि I wonder that how people decipher the universe with one subject. When I'm looking at the universe, it is a subject of physics, the tree outside, but I am looking at it and I'm a subject of biology, and I would interpret that in my mind, which is a subject of psychology. So just looking at tree, I need physics, biology, psychology, and more importantly, the stability of the whole universe. So I wonder that how people वो कैसे कनात कर लेते हैं किसी भी एक इल्म पे. When breath becomes air, वो डॉक्टर लिख के अरूज पा लेते हैं, हम वो दरवाजा भी नहीं खोल पाते. तो मेरी जाती राय में, जैसे मैंने पहले कहा कि फिक्शन, जो वर्क ऑफ, ये जो शायरी है, ये हम इंसानों का सबसे बड़ा थीसिस है इस कायनात में. आपने जैसे वो राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में देखा होगा कि वो चिंपैंजी बहुत कुछ करके दिखाता है मगर लोग हैरान नहीं होते, बट वन दे ट्रैंकुलाइज हिम और वो आगे से कहता है नो. So they realized that he has asked for life. He was riding a bike, he was making stuff from the wood, but he was not intelligent until he said a word. So these words are not only words, these are our thesis against the universe.
This is one of the greatest inventions we all have. How do we communicate? We communicate through words, and it's only the literary writers who add life and souls to these words. हमने बड़ी मुश्किलों से सालों सदियों महीत पे होकर इन लफ्जों को जन्म दिया है. ये डेड आवाजें हैं, ये डेड सौते हैं, ये डेड साउंड्स हैं, जिनमें हमने मानी भरे हैं, और उन मानी भरने के बाद उन लिटरेरी राइटर्स ने उन मानी भरे हुए छोटे छोटे ग्लासेस को बार बार पानी डालते रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें अल्फाज इस्तेमाल करके मिनिमम ह्यूमन बीइंग होना क्वालिफाई कर सकें. You cannot take escape from words. These are our only reality. We create reality from the words. I mean, one of the writers said that we cannot make something for which we don't have any word. So the better the word I have for something, the better I know it, I feel like. So I believe that it is, words are the need of every man, and using them much more properly is the need of all Ubermenches, all the Supermen. I think, the answer is something. And I think we'll take the last question, and after that we'll wrap it up, because already it's like Khurram must be very tired as well. So Abdullah Bhatt is here. Abdullah Bhatt, you are also raising hand. You ask your question, and after that we'll wrap it up. Abdullah. Back to the concept of synchronicity. So those people in this webinar right now who don't know what synchronicity is, a simple definition would be events that happened or events that happen in front of us which feel like they're significantly related to our lives, but in reality they don't have an actual connection. For example, हम किसी का नाम सोच रहे होंगे और सामने ट्रक जा रहा होगा, उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा, and we'll be like, wow, मैं सोच रहा था. I just would like to know, what are your opinions on synchronicity, one, and number two, can I consider synchronicity to be religious or godly? Wow, beautiful question. I guess now this is a question, and अगर मुझे जवाब ना भी आता हो, तो I would proudly say, okay, brother, this was one beautiful question. Because इसका जवाब जितना चाहे हम शायरी में भी दे लें और जितना चाहे साइंस में भी दे लें. तो पहली बात तो ये है कि शोरा जो हैं, जो शायर हैं, वो एब्सेंस को प्रेजेंट करते हैं. तो that's the amazing task they do. Number two, ये जो किताब आई थी ना, एक तो मेरी मेमोरी सो बैड, वो पावर के लव जिसका नाम था, मोटी सीक्रेट, वो बहुत बुरी तरह पिट चुकी है. उसमें भी आइडिया ऑफ ये सिंक्रोनिसिटी का जो दूसरा नाम है ना, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप थिंग एक जैसी चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, जो आप सोच रहे हो सामने नजर आ जाता है, आप वो चीज पा लेते हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा दिल में मोहब्बत रखते हैं. मगर साइंस ने बहुत बड़ा रिबटल दिया, क्योंकि वो किताब भी खैर पाकिस्तान में खाली ये मुझ जैसे जाहिल नहीं, दुनिया में है, तो बहुत ज्यादा बिकी. तो the scientific community had to give a rebuttal that this is wrong. Look, poetry एक राह निकालती है साइंस में. आज तक किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने पोइट्स पर कभी किताब ऐसा नहीं लिखा, इल्जाम लगाया कि आप लोगों को नहीं पता, मगर ऐसी किताबों पे आ चुके. तो सिंक्रोनिसिटी को जैसे आपने फरमाया कि हम गॉडली कह सकते हैं, ये सवाल का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है. हाँ, मज़ाहिब में सबसे ज्यादा शवाहिद इसी के मिलते हैं. बाहर जंग लगी हुई है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, वन इज टू हाइड अप एंड सेकंड इज टू कम आउट. व्हेन यू कम आउट, the God could make others' heart heavier because he's the one who has control. Just like you're always praying, Ya Allah, मुझे job मिल जाए, the one who's sitting inside, उसके दिल में ऐमी रहम आज, रहम कहाँ से आया? He doesn't even know. So yes, religious लोगों के हाँ, आपका सवाल का आखिरी हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है. ये बहुत ज़्यादा मोतबर भी समझा जाता है, और जैसे मौजूदा की हद तक समझा जाता है. So yes, उनके यहाँ होता है, लेकिन साइंस में इसका बहुत बड़ा रिबटल मौजूद है. Thank you so much, Khurram. I would really like to thank you with this promise कि हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे, और वो एक प्योर लिटरेरी सर्कल में जिस तरह अब्दुल्ला के क्वेश्चंस हैं, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए. So thank you so much, Khurram. I really obliged, and it's an honor for us to have you, and we wish to have another session with you as well. Hope you would give us that time and chance as well. इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब लोग, और जाने से पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर सुन लें. बहुत ही उम्दा शेर है. वो कहते हैं कि मताए बेबहा है दर्द सोज़ व आरज़ूमंदी,
Biggest blessing is the blessing of pain, sorrow and the longing. मुकामे बंदगी देकर नालू शान खुदाबंदी. मुझे बंदा बनने में इतना मजा आ रहा है कि अब मैंने और कुछ नहीं बनना. उन्होंने देख लें क्या अल्लाह. मुकामे बंदगी देकर नालू शान खुदाबंदी. ये सिर्फ बंदा ही कह सकता है इतनी बड़ी बात. आखिर दावाना ना रब्बिल आलमीन. अपना ख्याल रखिएगा सर. Thank you so much, sir. Thank you so much.